अगर आप हमारे चैनल द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट बना सकते हैं और नए आइडियाज आप तक पहुंचा सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और मनोरंजन वाला कंटेंट लाकर उसे आपके साथ साझा कर सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए हमारी यात्रा में हमारे साथ बने रहें। एपिसोड 21 सोल स्पिरिट अवॉल्व। आसमान से आ रही गुर्राहट एक भयानक दहाड़ में बदल गई, जैसे कोई दिव्य जानवर आसमान में गुस्से से दहाड़ रहा हो। उस दहाड़ से सभी स्टूडेंट के सोल स्पिरिट बाहर आकर उस सोल स्पिरिट के सामने सिर झुकाने लग गए। फिर एक सुनहरे रंग का ड्रैगन आसमान से जमीन पर आ रहा था। ये तो गोल्डन डिवाइन ड्रैगन सोल स्पिरिट है। ये राशिद वीर रघुनाथ का बेटा है। वैसी ही सोल स्पिरिट नहीं, यह सोल स्पिरिट उससे भी ज्यादा ताकतवर है, हेडमास्टर चौंक कर बोले। दूसरी तरफ रोशन अपने आंखों के आंसू गिरने से नहीं रोक पाया। राशिद के सोल स्पिरिट ने उसको उसके पिता की याद दिला दी। तभी वो ड्रैगन सीधा राशिद के अंदर न जाने के बजाय उसके घायल मंगेतर की तरफ जाता है। उनके मंगेतर के ऊपर चक्कर लगाता है। तभी प्रिया की सोल स्पिरिट बाहर आती है, जो 5 एलिमेंट वाले पंछी से बदलकर एक सुनहरे फीनिक्स में बदल जाती है, जिसके बाद प्रिया के सभी चोट ठीक हो जाते हैं। फिर रवीना की सोल स्पिरिट भी एक सुनहरे छिपकली में बदल जाती है। महिमा की सोल स्पिरिट भी सुनहरे तलवार में बदल जाती है। कल्याणी की सोल स्पिरिट और भी ज्यादा ठंडी आभा आसपास छोड़ रही थी। उसकी आइस एलिमेंट पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। फिर ड्रैगन सीधा सुचित्रा के ऊपर जाता है और सुचित्रा को अपनी चौथी सोल रिंग मिल आती है। सुचित्रा के पास की आग एक ज्वाला में बदल जाती है। उसकी फ्लेम लाल से नारंगी रंग की हो जाती है। इसका मतलब था उसकी भी सोल स्पिरिट इवॉल्व हो चुकी थी। उसके बाद वह ड्रैगन सीधा राशिद के अंदर आ जाती है। उसके बाद उसके सभी एलिमेंट बाहर आ जाती हैं, लेकिन इस बार उसके पास 12 एलिमेंट थे। हर एलिमेंट के पास सुनहरी आभा थी। राशिद के शुरुआत के 8 एलिमेंट की सोल रिंग हल्के हरे से गहरे हरे रंग में बदल गई थी और साथ में सुनहरी आभा सामने नजर आती है। हेडमास्टर मन में सोच रहे थे, ये राशिद तो अपने पिता से भी ज्यादा टैलेंटेड निकला। अगर इसकी कल्टीवेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो जल्द ही मेरे एकेडमी देश का सबसे बड़ा कंपटीशन जीत जाएगा और साथ में शायद सोल मास्टर हॉल से भी जीत जाए। नहीं, अगर कोई भी सोल मास्टर उनके मठ में नहीं जाता है तो वह उसको मार डालते हैं। तभी सामने राशिद उन बेलों को तोड़कर बाहर आता है। उसका शरीर पहले से ज्यादा मांस से भरा हुआ लग रहा था, जैसे अखाड़े से निकला हुआ बॉडी बिल्डर। राशिद का चेहरा पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इतने देर में प्रिया, रवीना, महिमा और कल्याणी भी जाग उठी। उनके सभी चोट ठीक हो चुके थे। चारों अभी ग्राउंड में दोबारा जाने ही वाले थे, लेकिन रोशन ने उन्हें रोक दिया। रोशन, तुम पहले ही ग्राउंड से पहले ही बाहर हो चुके हो। अब जो करना होगा वह राशिद ही करेगा। रोशन की बात सुनकर वह चारों अपने पैर पटकने के सिवाय और कुछ नहीं कर सके, लेकिन उन्हें अपने अंदर नई ताकत महसूस हो रही थी। तब रोशन ने उन्हें बताया ये राशिद ने उन्हें ठीक करने के लिए किया था। दूसरी तरफ रोशन मन ही मन रो रहा था कि क्यों उसको यह ऊर्जा क्यों नहीं मिली। अगर उसको यह ऊर्जा मिलती तो रोशन गोल्डन डिवाइन ड्रैगन के आखिरी इवोल्यूशन ग्रेट ड्रैगन में बदल जाता। ग्रेट ड्रैगन एक गॉड लेवल सोल स्पिरिट है, जिसके बाद इंसान एक अटल तो बन ही जाता, साथ में 150 लेवल तक पहुंच जाता, जहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तभी राशिद ग्राउंड पर वापस आता है। अब उसकी आभा बदल चुकी है। सुनहरी आभा उसके आसपास घूम रही थी। अब राशिद की आंखें नीली हो चुकी थी। राशिद अब किसी ड्रैगन की तरह ही बोल रहा था। राशिद, शुक्रिया तुम लोगों का, तुम्हारे चक्कर में अब मैं अपने असली सोल स्पिरिट को जगा पाया हूँ। असली बैटल अब शुरू होगा। इतना बोलकर राशिद ने अपनी वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल किया। सोल स्पिरिट वाटर एलिमेंट सी जोन। इतना बोलते ही ग्राउंड में अचानक कहीं से पानी का एक सैलाब आ गया, जिसने पूरे बैटल ग्राउंड को पानी से भर दिया। सोल स्पिरिट वाटर एलिमेंट सुनामी। उसके बाद एक बड़ी सी लहर आती है और सभी टीम वॉल्स को उड़ा ले जाती है। अब बस ग्राउंड में सिर्फ सचिन बचा हुआ था। सचिन की ओर देखते हुए राशिद बोला, राशिद तुम्हें बहुत विस्फोट करने का शौक है न, चलो आज तुम्हें हवा के साथ पानी के बवंडर में घुमाता हूँ। इतना बोलकर राशिद ने फिर से एक और एलिमेंट आगे बुलाया और अपनी नई मैनिपुलेशन स्किल का इस्तेमाल किया। सोल स्पिरिट वाटर एंड विंड एलिमेंट हरिकेन। उसके बाद ग्राउंड में एक बड़ा तूफान आता है, जो एक चक्रवात की तरह घूम रहा था और बारिश के साथ तेज तूफान चल रहा था। पूरे ग्राउंड में सभी लोग भागने लग जाते हैं। जो लोग उस ग्राउंड से दूर थे वह भी सोच रहे थे ये तूफान कैसे आ गया।
अब सचिन उस तूफान के चपेट में आ जाता है और उसके अंदर चक्कर काटने लगता है। भावेश सचिन को बचाने आगे आता है, लेकिन राशिद के इस हमले के आगे उसकी सोल स्पिरिट कोई मदद नहीं कर सकती थी। सचिन, राशिद मैं हार मानता हूं, मुझे जाने दो। इतना सुनने के बाद राशिद ने अपने दोनों एलिमेंट को वापस बुला लिया और जब तक अनाउंस नहीं तब तक खड़ा रहा। जब अनाउंस हो गया तब राशिद बेहोश हो गया। तभी रोशन ग्राउंड में भागता है और राशिद को ले जाकर अस्पताल में बेड पर लिटा देता है। दूसरी तरफ राशिद अपने सोल सी में ड्रैगन को देखता है जो एक इंसान के रूप में आता है। वह आदमी दिखने में राशिद जैसा ही होता है। यह आदमी थे राशिद के पिता वीर रघुनाथ। वीर रघुनाथ, मैं हूं तुम्हारा असली पिता वीर रघुनाथ। वह ड्रैगन सिर्फ एक भ्रम जाल था और मैं भी एक भ्रम ही हूं जो तुम्हारे सोल सी में था। मेरा मतलब ये सिर्फ एक आभा थी जो तुम्हारे लेवल 30 तक पहुंचने में मदद करे। बेटा तुम मेरी चिंता मत करना, मैं अभी जिंदा हूं, अब तुम अपनी मदद खुद कर सकते हो। यह मेरे सोल स्पिरिट की आभा भी गायब हो जाएगी। इतना बोलकर वीर की आभा वही एक धूल के जैसे उड़ गई और राशिद सिर्फ अपने पिता का नाम चिल्लाता रहा। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 22 मिस्टीरियस ग्रुप इन ग्राउंड। राशिद को अस्पताल ले जाने के बाद दूसरा सेमीफाइनल मैच शुरू हो जाता है। टीम हॉक और टीम वेस्टा के बीच मैच होता है, उसमें टीम वेस्टा जीत जाती है। अनाउंसर, अब हमारे दोनों तरफ के फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। क्योंकि टीम डेविल अपना मैच जीतकर चोटिल हुई थी तो यह मैच उनके ठीक हो जाने के बाद होगा। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट अपने कल्टीवेशन पर दे। जिनके क्लास बैटल अभी तक खत्म नहीं हुए हैं तो उनके बैटल के लिए छोटी ये 3 दिन पहले अपना नाम देना होगा। अगर आप अपनी दूसरे साल के लिए एकेडमी जाना चाहते हैं तो ये बैटल खेलना जरूरी है। इतना बोलकर सभी ग्राउंड खाली कर देते हैं। उधर साहिल करीब 2 दिन तक बेहोश रहने के बाद जाग उठा। जिस हिसाब से उसकी हालत थी उस हिसाब से उसको 1 हफ्ता लगता ठीक होने में। उसके सोल स्पिरिट ने उसकी मदद करी थी। रोशन, अब तुम ठीक हो, मुझे लगा था तुम्हें ठीक होने में 1 हफ्ता लगेगा मगर उससे ज्यादा मजबूत हो। तुमने 12 एलिमेंट जागृत किए हैं, मतलब तुम्हारे बहुत सारे सोल रिंग भरने पड़ेंगे। लेकिन तुम्हारे नए एलिमेंट कौन से हैं ये भी जानने की जरूरत है। इतना सुनने के बाद राशिद अपने सारे एलिमेंट देखने लगा और फिर बोला, मेरे नए 4 एलिमेंट डार्क, लाइट, शैडो और टाइम एलिमेंट है। रोशन, टती तुम्हारे पास टाइम एलिमेंट है, इसका मतलब तुम एक इकलौते हो जिसके पास टाइम एलिमेंट है। टाइम एलिमेंट बहुत ही मुश्किल से किसी के पास होता है। राशिद, तो भैया मैं समय को काबू कर सकता हूँ। रोशन, हाँ तुम अपने इस एलिमेंट से समय को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इस एलिमेंट को हमेशा इमरजेंसी के लिए रखना। इसकी मदद से तुम अपने दुश्मन की पकड़ से दूर भाग सकते हो, उनको एक जगह रोककर। तो इस एलिमेंट को अभी छुपाकर रखो। राशिद अपने भाई की बात समझ जाता है और अपने इस एलिमेंट को छुपाने के लिए रवीना से इल्यूजन करने के लिए बोलती है ताकि किसी को पता नहीं चले कि यह टाइम एलिमेंट है। रोशन, अब तुम सभी ठीक हो चुके हो तो अपना आखिरी बैटल भी खत्म कर दो। इस पर राशिद हामी भरता है और चला जाता है अपने आखिरी बैटल को लड़ने। दूसरी तरफ टीम वेस्टा एक नया चाल बना रही थी जिसमें वह राशिद को फिर से रोकना चाहते थे। शुभम, हमें राशिद को पहले हराना होगा क्योंकि उसका ही इस टीम का मेन कंट्रोल टाइप सोल स्पिरिट है। उसकी सोल स्पिरिट कंट्रोल के साथ साथ डिफेंस और अटैक भी कर सकता है। शुभम टीम वेस्टा का लीडर था और उसकी सोल स्पिरिट डिफेंस टाइप थी। अगले दिन फिर से सभी ग्राउंड में जमा होते हैं। इस बार कुछ लोग अलग दिखाई देते हैं जिसने 6 लोग अपना मुंह ककर खड़े थे ग्राउंड के पास, जिनको देखकर एक बार को तो हेडमास्टर को शक होने लग गया। हेडमास्टर, रोशन जाकर देखना कहीं ये लोग सोल मास्टर हॉल से तो नहीं है। अगर यह सोल मास्टर हॉल से हैं तो इनको मुझसे मिलने जाने को बोलना। मुझे पता है ये राशिद के लिए यहाँ आए होंगे। हेडमास्टर की बात सुनकर रोशन चुपके से अपनी शैडो एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए उनके परछाई में छुप जाता है और उनकी बातें सुनता है। ये वीर का बेटा राशिद है, सुनने में आया है इसके पास 12 एलिमेंट है। इसको हमें किसी भी तरह से अपने सोल स्पिरिट हॉल में लाना होगा और इसको जल्द ही लेवल 80 तक ले जाना होगा। अगर यह नहीं आता अपने टोली में तो इसको हमें मारना होगा जैसे इसके पिता को मारा गया था। इतना सुनकर रोशन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, उसका मन तो इनको मारने का कर रहा था, लेकिन उसको अपने दादा को भी बताना था। इसके बाद बिना कोई देरी करते हुए अपने दादा के पास सर रोशन चला जाता है। हेडमास्टर और कोई नहीं बल्कि राशिद के दादाजी धर्मेंद्र रघुनाथ है। रोशन, दादाजी आप सही थे, ये सोल मास्टर हॉल से ही लोग हैं। धर्मेंद्र, इसका मतलब तुम दोनों पर खतरा है। अगर तुम दोनों
इनकी टोली में शामिल नहीं होते हो तो जैसे मेरा बेटा वीर गायब हो गया था वैसे ही तुम दोनों के साथ भी हो सकता है। रोशन, क्यों ना हम ऐसा करें कि जब राशिद अपना आखिरी बैटल जीत जाए और तभी हम उन सॉल बीस्ट को जो हाँ ग्राउंड के नीचे ही है उनको छोड़कर यहाँ भगदड़ मचाकर इन लोगों को कहीं दूसरी तरफ खत्म कर दे। धर्मेंद्र, ये तरीका सही भी है। इस तरीके से यहाँ के स्टूडेंट को पता भी नहीं चलेगा और एक तीर से दो निशाने भी लग जाएंगे। इसके लिए तुम्हें सभी टीचर को मेरे पास बुलाओ। मैं इस बारे में सभी को आगाह करता हूँ और इस योजना के हिसाब से काम करना होगा। जैसा दादा ने बताया वैसे ही रोशन ने उन टीचर को बुलाया और बीस्ट किंग को भी बुलाया क्योंकि वही मुख्य किरदार होने वाले हैं इस प्लेन का। थोड़ी देर बाद धर्मेंद्र कोई बहाना बनाकर अपने रूम में चले जाते हैं और उनके पीछे रोशन जिन टीचर को बुलाया गया था उनके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ ग्राउंड में छोटे रैंक के टीचर अभी भी वही थे ताकि ग्राउंड में बैटल होती रहे। यहां तक माया को भी नहीं पता था। कुछ देर के बाद रोशन वापस आ जाता है। उधर दूसरी तरफ धर्मेंद्र अपने ऑफिस रूम में कुछ हाई लेवल के सॉल मास्टर टीचर के साथ थे। धर्मेंद्र, मैंने आपको उधर कुछ नहीं बताया था क्योंकि कुछ जासूस सॉल मास्टर हॉल से आए हुए हैं और उनकी नज़र मैंने दोनों पोते राशिद और रोशन पर है। विशाल, तो आप इससे क्यों डर रहे हैं? अगर वह दोनों जाना चाहते हैं तो जा सकते थे। धर्मेंद्र, मेरे दोनों पोते नहीं जाना चाहते लेकिन इन सॉल मास्टर हॉल वालों को अगर कोई मना करता है तो यह उसको मार डालते हैं। राशिद के पास इकलौता टाइम एलिमेंट भी है, बीस्ट किंग टाइम एलिमेंट। ये तो बहुत दुर्लभ है, तो आप चाहते हैं कि हम राशिद को बचाएं तो हम इसके लिए तैयार हैं। बीस्ट किंग की बात सुनकर सभी टीचर मान जाते हैं। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 23 फाइनल मैच एंड हेडमास्टर बैटल। हेडमास्टर की बात से सभी सहमत थे। उसके बाद सभी के नीचे ग्राउंड पर चले गए और बाकी तैयारी करने लग गए और वह भी उसे ग्रुप से छुपाकर। उधर दूसरी तरफ रोशन राशिद के कान में कुछ बोलता है। रोशन, राशिद अपने एलिमेंट 5 तक ही दिखाना और अपना टाइम एलिमेंट का इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ हमारे पिता के दुश्मन आए हुए हैं जिनके आने के बाद से तुम्हारे पिता गायब हो गए या फिर मार दिए गए हैं। इतना सुनकर रशीद गुस्से में आग बबूला हो जाता है और रोशन ने जैसा कहा है वैसा ही किया। अनाउंसर, अब बिना कोई देरी करते हुए फर्स्ट ईयर का आखिरी बैटल शुरू करते हैं। अनाउंसर तक को पता नहीं था कि जो हाई लेवल के टीचर ने हेडमास्टर से बात करी है। अगर बात की जाए तो सॉल मास्टर हॉल ने उनको भी परेशान किया था। फिर बैटल शुरू होती है और राशिद अपने 5 एलिमेंट दिखा देता है और छठी टाइम एलिमेंट को देखकर सॉल मास्टर हॉल के जासूस चौंक गए थे। तभी उनमें से एक बोला, टाइम एलिमेंट, ये तो ब्लैक हॉर्स है, इसको हमें हर हाल में अपने साथ ले जाना होगा। उसके बाद रशीद अपनी सभी सॉल रिंग दिखा देता है जो सभी गहरे हरे रंग की थी, जिसको देखकर वह 5 लोग समझ गए थे राशिद की सभी सॉल रिंग 000 साल से ज्यादा की है। उन सॉल रिंग की आभा भी कोई साधारण आभा नहीं थी। इतना ही नहीं, जो लड़कियां राशिद के साथ थी उनके पास भी लाल रंग के सॉल रिंग थी। उन लोगों का मन हुआ कि इन 5 को ले जाए और मास्टर से बहुत अच्छा खासा बाउंटी ले। इसके बाद रशीद अपने एलिमेंट का इस्तेमाल करता है, सॉल स्पिरिट फायर एलिमेंट, मीटियर शावर। इसके बाद उन विरोधी के 5 लड़कों पर उल्काओं की बारिश होती है। इसके बाद वह 5 हार मान लेते हैं और फाइनल मैच खत्म हो जाता है। इसके बाद अनाउंसर अनाउंस करने जा ही रहा था, तभी ग्राउंड के बीच में भूकंप आने लगता है। फिर अनाउंस किया जाता है माइक पर, कृपया सभी अध्यापक और बच्चे ध्यान दें, किसी कारण से जो जानवर एकेडमी ने पाले हुए थे वह सभी काबू से बाहर हो गए हैं। कृपया जल्दी बैटल ग्राउंड को खाली करें। फिर सभी टीचर बच्चों को अकादमी में वापस भेजने लग गए। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग था, इसलिए राशिद और बाकी सभी टीचर वही थे। सभी बच्चों के जाने के बाद हाई लेवल के टीचर और राशिद ही ग्राउंड में बचे थे। हेडमास्टर, सभी टीचर खेलो, इन ग्रुप वालों को कोई भी बचकर न जाए यहाँ से, पहले इनके चक्कर में मेरा बेटा खोया है। अब इनको मैं अपने पोतों को ले जाने नहीं दूंगा। राशिद, पोता, क्या आप मेरे दादाजी हैं? हेडमास्टर, हाँ बेटा, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। धर्मेंद्र रघुनाथ, जो तुमसे सब कुछ छुपा रहा था क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर खतरा बढ़ चुका है, इससे तुम्हारे सामने आना जरूरी था। यही लोग हैं जिनकी चक्कर में तुम्हारे पिताजी गायब हुए थे। इतना सुनकर रशीद और नहीर छोटे ऊका पाया और उसने अपने सभी एलिमेंट सामने जाहिर कर दिए, जिसको देखकर तो वे 5 लोग घबरा गए थे। ये 13 एलिमेंट के साथ है, इसका मतलब ये तो हमको पल भर में खत्म कर सकता है। हेडमास्टर, बेटा रशीद, मुझे यहाँ से संभालने दो, मुझे इनसे अपने बेटे का बदला लेना है।
इतना बोलकर धर्मेंद्र ने अपनी सॉल स्पिरिट को बुलाया, जो गोल्डन डिवाइन ड्रैगन ही थी, लेकिन उसकी सभी सॉल रिंग सुनहरी रंग की थी। 8 सुनहरी सॉल रिंग। इनके पास सभी गॉड लेवल की सॉल रिंग है, इनसे जितना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जल्दी यहां से भागो सभी। इतना बोलकर पांचों लोग अलग अलग दिशा में भागने लग गए, लेकिन जाते कहां, सभी तरफ टीचर ने उन्हें घेर रखा था। कुछ देर के मुठभेड़ के बाद उन पांचों को पकड़ लिया गया। हेडमास्टर, तुमने वीर को मार डाला है? अगर नहीं तो वो कहाँ है, बताओ हमें। कभी उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उनमें से एक बोला, वीर सॉल मास्टर हॉल में नहीं है, हम उसे ही ढूंढने आए थे यहाँ, लेकिन हमें पता चला कि उसका एक बेटा भी है, रोशन, तो हम उसको ले जाने आए थे। तो हमें उसका दूसरा बेटा राशिद का भी पता चला, तो हम दोनों को ले जाने आए थे ताकि हम अपने लीडर से एक अच्छा बोनस ले सके। जहां तक वीर की बात है, वह कभी सॉल मास्टर हॉल गया ही नहीं था। उसने मना किया था, तो उसे मारने के लिए कुछ लोग भेजे गए थे जो कभी वापस आए ही नहीं। इतना सुनकर हेड मास्टर ने उन सभी को मार डाला, क्योंकि यहाँ कोई दूसरे क्लास के बच्चे नहीं थे, तो इसको सबसे छुपा दिया गया और ग्राउंड के अच्छे से सफाई कर दी गई, एक खून की बूंद नहीं छोड़ी गई। अगले दिन हेडमास्टर अपने ऑफिस में चल रहे थे कि वीर वहां नहीं है तो कहाँ गया, मगर इतना साफ था कि वीर अभी जिंदा था और दुनिया से छुपा हुआ था। तभी रोशन ऑफिस में आता है। दादाजी, क्योंकि अब बैटल खत्म हो चुके हैं, तुम्हें रशीद को ट्रैपिस्ट पर लेनेट पर ले जा सकता हूं। रशीद को अपनी तीसरी सॉल रिंग भी चाहिए होगी। उससे पहले उसको एक सोल वेपन देनी होगी, जो शायद इस प्लेनेट पर मिल सकती है। हेडमास्टर, हाँ रोशन, तुम सही कह रहे हो। राशि की कल्टीवेशन लेवल हमसे अलग है, तो उसको सॉल वेपन भी वैसा चाहिए होगा। राशिद अब तेरा एलिमेंट कंट्रोल कर सकता है, उसको उस ड्रैगन की सॉल वेपन देनी होगी जिसमें पूरे 20 एलिमेंट कंट्रोल हो सकते हैं। इतना बोलकर रोशन हेडमास्टर के रूम से चला गया और दूसरे प्लांट पर जाने की तैयारी करने लग जाता है। दूसरी तरफ राशिद अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहा था, उसके बॉडी में फिर से बदलाव आ रहे थे। राशिद अभी भी सोच रहा था, ये किस तरह का बदलाव है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 24, ड्रैगन आर्मर एंड सोल मास्टर हॉल। राशिद अपनी बॉडी में बदलाव को देख रहा था और सोच रहा था कि यह क्या हो रहा है उसके बॉडी में। तभी राशिद को अपने बॉडी के ऊपर की स्किन पहले से सख्त होती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ वक्त बीत जाने के बाद राशिद के बॉडी के ऊपर एक कवच जैसा कुछ नजर आ रहा था। राशिद, ये कुछ कवच जैसा लग रहा है, लेकिन कवच जैसा भारी नहीं है, मगर मजबूत उतना ही लग रहा है। राशिद इस कवच के बारे में सोच ही रहा था, तभी रोशन उसके कमरे में आता है और अपने भाई के बॉडी के ऊपर कवच देख लेता है। कवच को देखकर रोशन खुश हो जाता है। राशिद, भैया ये कवच है क्या? लेकिन ये कवच जितना भारी नहीं है। रोशन कुछ बोलता नहीं है और सीधा अपनी कमीज खोल देता है, तो उसके बॉडी के ऊपर भी एक कवच था, मगर उसका रंग लाल था, जिसको देखकर राशिद भी समझ रहा था ये कवच सिर्फ उसके परिवार के पास ही है। रोशन भाई राशिद, ये कवच ही है, लेकिन कोई साधारण कवच नहीं है। इस कवच को ड्रैगन कवच बोला जाता है, जो सिर्फ द ड्रैगन सॉल स्पिरिट वालों के पास ही होती है। इस दुनिया में जितने भी ड्रैगन टाइप के सॉल स्पिरिट है, उनके पास ही यह कवच होता है। ये कवच जितना हल्का होता है उतना ही मजबूत भी होता है। हालांकि इसकी क्षमता बड़ी ही सामने वाले के सॉल रिंग पर होती है। जितनी ताकतवर सॉल रिंग होगी उतना ही मजबूत ये ड्रैगन कवच होगा। अब राशिद समझ चुका था कि क्यों उसके कवच का रंग उसके भाई से अलग था। रोशन अपने कमरे में जाने से पहले कुछ याद आने पर रुक जाता है। रोशन, राशिद, जैसे तुम्हारा पहला साल एकेडमी में खत्म हो चुका है, तो तुम्हें अगले साल के लिए एक नई सॉल रिंग चाहिए होगी, जो तुम्हारे तीसरी सॉल रिंग होगी। उम्मीद करता हूं तब तुम लेवल 35 तक पहुंच जाओगे, क्योंकि यह वाली सॉल रिंग तुम्हें अब सॉल बीस्ट को मारने के बाद लेनी होगी। राशिद, भैया मुझे पहले की 2 सॉल रिंग हर एलिमेंट में उस फॉरेस्ट सॉल स्पिरिट ने की थी। रोशन, वह जंगल की स्पिरिट तुम्हें सिर्फ शुरुआत के 2 सॉल रिंग दिला सकती थी, बाकी के तुम्हें खुद से लेने होंगे, क्योंकि तुमने अपनी सॉल रिंग 4000 साल की प्राप्त की है, तो तुम्हें अब अपने तीसरे सॉल रिंग के लिए 8000 साल के सॉल बीस्ट को मारना होगा। लेकिन अगर तुम खुद को थोड़ा कमजोर रखना चाहते हो, तो तुम इससे कम उम्र की सॉल रिंग भी ले सकते हो, जिससे तुम्हारे ताकत पर कुछ असर पड़ेगा। राशिद, अगर मैं कोई कम उम्र की सॉल रिंग लेता हूं तो? रोशन, इससे तुम्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम और भी ज्यादा बड़ी सॉल रिंग अवशोषित करते हो, तो तुम्हारे अंदर ताकत भी ज्यादा होगी। तुम्हारे पास मौका रहेगा अगर तुम अपनी पहली सॉल रिंग
अगर से अगली सोल रिंग उम्र में बड़ी लेते हो तो ये तुम्हें मौका देता है इमोर्टल बनने के रास्ते में। राशिद अपने भाई की बात समझ जाता है और फिर से मेडिटेशन में चला जाता है। रोशन, राशिद हम कल ट्रैपिस्ट प्लेनेट पर जाएंगे तो तुम आज अपना सामान समेट लेना। तुम्हारी माँ भी हमारे साथ जाएंगी। राशिद वैसा ही करता है जैसा रोशन ने बताया था। यहाँ राशिद अपने ट्रैपिस्ट प्लेनेट पर जाने की तैयारी करता है। उधर दूसरी तरफ जो लोग राशिद को पकड़ने आए थे उनमें से एक आदमी एकेडमी से बाहर था। जब उसको पता चला क्या हुआ था तो वह सीधा सोल मास्टर हॉल चला गया। जो लोग सोल मास्टर हॉल से अकादमी में आए थे उनमें से एक आदमी बाहर बड़ी ही था। उसने सारी जानकारी लेने के बाद सीधा सोल मास्टर हॉल के लिए निकल गया। सोल मास्टर हॉल रघुनाथ अकादमी के शहर से दूर था। सोल मास्टर हॉल एक अलग ही राज्य था जो एक अलग देश बन जाता है। सोल मास्टर हॉल एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी, यानी कि रघुनाथ अकादमी से भी बहुत बड़ी थी। सोल मास्टर हॉल पहुंचने के बाद वह सीधा उनके लीडर के पास गया। उधर उनके सामने एक औरत बैठी हुई थी जो उम्र में ज्यादा थी लेकिन बहुत छोटे वो बसूरत थी। एक अप्सरा जैसी खूबसूरत थी वह औरत। तभी वह औरत बोली, मैंने तुम्हें वीर के बेटे के बारे में पता लगाने के लिए भेजा, क्या पता चला तुम्हें? उस आदमी ने बोला, जी मिस, मुझे वहां पता चला कि वीर के 2 बेटे हैं लेकिन छोटा वाला बेटा बड़े से ज्यादा प्रतिभाशाली है, तो तुम उसको अपने कबीले में शामिल कर पाए। मुझे कोई गलती नहीं मिलनी चाहिए। उस महिला ने बोला, माफ कीजिए, हम सभी गए थे लेकिन उस अकेडमी के हेड मास्टर ने हमारे सभी लोगों को मार डाला है। मैं उन लोगों से दूर अकादमी के बाहर था इसलिए मैं बचकर आ गया था। आदमी डरकर बोल रहा था। ये पहली बार है जो किसी ने मेरे सोल मास्टर हॉल को मना किया है, लेकिन अभी हम इंतजार कर सकते हैं क्योंकि वह लड़का जो हमें चाहिए शायद लेवल 30 में अभी पहुंचा होगा। हमारे पास अभी भी मौका है उसको अपने कबीले में शामिल करने का, तो अभी इंतजार करो। उस लड़के का नाम क्या है जो तुम्हें ज्यादा प्रतिभाशाली लगा? उस औरत ने पूछा। वह आदमी बोला, जी मिस, उसका नाम राशिद है। फिर वह औरत बोली, मैं सोल मास्टर हॉल की लीडर वर्षा अगले 2 साल के बाद राशिद को अपने सोल मास्टर हॉल में देखना चाहती हूँ। अगर वह तब आने से मना कर देता है तो उसको मार डालना। वह आदमी उसकी बात सुनकर डर गया और उधर से चला गया। वह कुछ बोलने की हिम्मत में नहीं था। उसे आदमी के जाने के बाद वर्षा अपने कुछ लोगों को बुलाती है। वर्षा, मैं चाहती हूं तुम ये जो लड़का राशिद है इस पर नजर रखो। ये उसी वीर रघुनाथ का बेटा है। तो मतलब उसका कोई बेटा भी है? उसके पिता ने अपने सोल मास्टर हॉल में आने से मना किया थी। क्या यह आएगा? यह आदमी था रुद्रनाथ। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 25 3 गोल्डन सोल रिंग्स एंड फ्रीडम सोल मास्टर हॉल। रुद्रनाथ के मन में कुछ और चल रहा था। उसको लग रहा था ये रघुनाथ का परिवार कभी भी उनके सोल मास्टर हॉल में नहीं आए हैं तो अभी क्यों लड़के के पीछे पड़े हुए हैं। रुद्रनाथ हॉल मास्टर, आपको लगता है कि यह राशिद अपने इस देश में आना चाहेगा? मुझे तो नहीं लगता यह आएगा। वर्षा, तो हमारा सोल मास्टर हॉल भी एक बार में नहीं बना है। हमें इंतजार करना होगा और फिर अपने काम को अंजाम देना होगा। मुझे अभी पता चला है कि राशिद अपने तीसरी सोल रिंग के लिए ट्रैपिस्ट प्लेनेट पर जा रहा है। रुद्रनाथ, ट्रैपिस्ट प्लेनेट तो 7 प्लेनेट का इलाका है और उसमें एक प्लेनेट ऐसा है जहां सिर्फ ड्रैगन टाइप सोल बीस्ट रहते हैं जिनके सोल रिंग की उम्र कम से कम 1000 साल की है। वर्षा, तो राशिद की पहली सोल रिंग भी 2000 साल की है, इसलिए ही मैं उसको अपने सोल मास्टर हॉल का सबसे बड़ा सेंट बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर रुद्रनाथ हैरान भी था और डरा हुआ भी था। राशिद की सोल रिंग की उम्र उसके सोल रिंग से भी ज्यादा थी। उसके पास सिर्फ सोल रिंग ज्यादा थी। उसके 9 सोल रिंग होने की वजह से ही वह राशिद के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। 3 सोल रिंग मिलने के बाद राशिद को रोकना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ राशिद को ट्रैपिस्ट जाने से पहले अपने सभी सोल रिंग को पूरा करने के लिए पहले ल्यूटन बी पर वापस आना पड़ता है। जब उस फॉरेस्ट स्पिरिट छोटी ईटा को पता चला कि राशिद के पास 12 एलिमेंट है तो वह फॉरेस्ट स्पिरिट भी हैरान हो गई थी। फॉरेस्ट स्पिरिट, तुमने अब अपने आखिरी सभी एलिमेंट को जागृत कर लिया है। अब तुम और एलिमेंट जागृत नहीं कर सकते हो। मेरे पास तुम्हारे सभी एलिमेंट के लिए सोल रिंग मिल सकती हैं लेकिन एक एलिमेंट में दिक्कत है। राशिद, वह कौन सा एलिमेंट है? फॉरेस्ट स्पिरिट, तुम्हारा टाइम एलिमेंट। इसके लिए तुम्हें अपने सभी एलिमेंट की सोल रिंग से ज्यादा बड़ी सोल रिंग लेनी पड़ेगी जिसमें तुम्हें दिक्कत भी आएगी। शायद 1 हफ्ते तक भी नहीं जाग पाओगे। राशिद, तो मेरी पहली सोल रिंग टाइम एलिमेंट में कितने उम्र की होगी? फॉरेस्ट स्पिरिट, 10,000
000 साल की सुनहरी सॉल रिंग। इस सॉल रिंग के बाद तुम्हारी सभी सॉल रिंग 10,000 साल की होगी। ये सिर्फ तुम्हारे टाइम एलिमेंट में होगा, क्योंकि टाइम एलिमेंट सबसे ज्यादा दुर्लभ एलिमेंट है। राशिद को पता नहीं था कि वह इतनी बड़ी उम्र की सॉल रिंग अवशोषित कर सकता था या नहीं, लेकिन वह कोशिश जरूर करना चाहता था। इस बार राशिद ने जो भी सॉल रिंग अवशोषित करी थी सभी गहरे हरे रंग की थी। सभी एलिमेंट में सॉल रिंग आने के बाद अब राशिद को 2 सॉल रिंग टाइम एलिमेंट में लेने थे। राशिद ने अपने टाइम एलिमेंट को सामने किया और कोशिश करी सॉल रिंग लेने की। तभी राशिद के आसपास एक सुनहरी आभा आने लगती है। राशिद को सॉल र छोटी ई अवशोषित करने में परेशानी, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहता था। तभी के टाइम एलिमेंट में एक सुनहरी आभा भी बल्कि 3 आभा आए, जिसके बाद राशिद को दिक्कत आने लगती है। सभी परेशानी को सहने के बाद राशिद के पास अपने टाइम एलिमेंट में 3 सुनहरी रंग की सॉल रिंग दिखाई देती हैं, जो पहले से भी ज्यादा ताकतवर आभा उत्सर्जित करने लगती हैं। रोशन 3 सुनहरी सॉल रिंग, जिसमें हर सॉल रिंग में 10,000 साल का अंतर है। तो राशिद की टाइम एलिमेंट तीसरी सॉल रिंग 30,000 साल की है। बाप रे, अब राशिद अकेले सामना कर सकता है। जब राशिद ने अपने सभी सॉल रिंग पूरे कर लिए तो रोशन उसको बताता है कि क्यों सॉल मास्टर हॉल उनके प्लान A पर नहीं आते। ल्यूटन बी पर एक अलग हॉल है जो सॉल मास्टर हॉल की दुश्मन है। उस हॉल में सॉल मास्टर हॉल से ज्यादा ताकतवर सॉल मास्टर है। अगर राशिद चाहता है तो वह उस हॉल को ज्वाइन कर सकता है। रोशन, राशिद, ये हाल जो मैं तुम्हें बता रहा हूं इसमें ज्यादातर लेवल 90 के सॉल मास्टर है। ये हाल किसी को भी अपनी मनमानी नहीं करने देता है। जो भी किसी हाल को ज्वाइन करना चाहता है तो यह उसके ऊपर है, तुम उसके ऊपर अपना हक नहीं जता सकते हो। इस सॉल मास्टर हॉल का नाम फ्रीडम सॉल मास्टर हॉल है। अगर तुम इसको ज्वाइन करते हो तो ये तुम्हारे साथ कुछ सॉल मास्टर को साथ में ट्रैपिस्ट में भेज देंगे ताकि तुम सुरक्षित अपने सॉल रिंग लेकर वापस आ सको। राशिद अपने भाई की बात मान जाता है और उसी हॉल में जाने की तैयारी करने लगता है। हॉल में जाने के बाद राशिद को सामने एक महिला दिखती है जो उसी के उम्र की लग रही थी। वह लड़की बोली, या आप फ्रीडम सॉल मास्टर हॉल ज्वाइन करना चाहते हैं? मेरा नाम सोनाली है, आपको जो भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। राशिद, मैं इस हॉल को ज्वाइन करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पीछे प्लेनेट पृथ्वी की सॉल मास्टर हॉल लगी पड़ी है। उस सॉल मास्टर हॉल को ज्वाइन करना का मेरा कोई मन नहीं है। प्लेनेट पृथ्वी की सॉल मास्टर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब तुम इस सॉल मास्टर हॉल को ज्वाइन कर लोगे तो मेरे भतीजे राशिद, बहुत दिनों बाद तुम्हें फिर से देख रहा हूं। ये बोलने वाला और कोई नहीं बल्कि राशिद के चाचा शाहिद थे। राशिद चाचा, आप यहाँ कैसे? आपको नागा आश्रम नहीं जाना था? शाहिद, बेटा राशिद, तुम आरे सामने जो आश्रम दिखाई दिया था वह झूठ था। वह सभी इस सॉल मास्टर हॉल के हिस्सा है जिनको तुमने उस आश्रम में देखा था। ये रखे तुम्हारे कुलपति जो एक लेवल 95 के सॉल मास्टर है और अब लेवल 100 पर जाने वाले हैं, जिसके बाद यह इम्मोर्टल बन जाएंगे। तभी शाहिद के पीछे से कुलपति आते हुए दिखाई देते हैं जो 80 की उम्र से अब 40 साल के जवान दिखाई दे रहे थे। अब वह बिना किसी सहारे के खड़े थे, जिसको देखकर राशिद भी हैरान था। कुलपति, बेटा राशिद, माफ करना, हमने तुमसे सब कुछ छुपाया। हम तुम्हें बताना नहीं चाहते थे कि हम भी एक अलग सॉल मास्टर हॉल है, लेकिन तुम्हारे ऊपर खतरा नहीं आए इसलिए हमने खुद को छुपा रखा था। कहानी में आग ए जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 26, जर्नी टू ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम। कुलपति, मैं इस सॉल मास्टर हॉल का लीडर हूं। मेरा नाम सुमन है। तुम्हारे सॉल मास्टर बनने के हिस्से में मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस सॉल मास्टर हॉल को बनाने वाले तुम्हारे पिताजी थे, तो तुम इस सॉल मास्टर हॉल के उत्तराधिकारी हो। राशिद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सब छोटी ईएफ इस हॉल में अपने लिए मदद मांगने आया था और यहाँ उसको पता चलता है वही यंग मास्टर है इस सॉल मास्टर हॉल का। सुमन, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे। तुम्हें यहाँ से मदद चाहिए ताकि तुम ट्रैपिस्ट पर जाकर अपनी तीसरी सॉल रिंग प्राप्त कर सको और रैंक 4 के सॉल मास्टर बन सको। राशिद जी, आपको कैसे पता चला कि मुझे आपसे मदद चाहिए थी? सुमन, तुम्हारे दादा और देविका ने मुझे बोला था। हालांकि तुम्हारे नाना भी रैंक सॉल मास्टर है, तब भी मैं तुम्हारे साथ 2 लोग भेजूंगा। उसमें से एक खुद सोनाली जाएगी और एक ग्रैंड सॉल मास्टर जाएंगे। राशिद, ये ग्रैंड सॉल मास्टर कौन है? सुमन, ग्रैंड सॉल मास्टर वह लोग हैं जिनके पास 9 सॉल रिंग होती हैं। ग्रैंड सॉल मास्टर सिर्फ साधारण लोग पहुंच सकते हैं, इससे ऊपर जिनके पास ताकत होती है वही पहुंच सकते हैं। राशिद, वह ग्रैंड सॉल मास्टर कौन है जिन्हें आप भेजना चाहते हैं? सुमन,
तुम्हारे चाचा शाहिद जो लेवल 98 तक पहुंच चुके हैं, उन्होंने अकेले ही सॉल मास्टर हॉल को बर्बाद कर दिया था। राशिद को अब कोई चिंता नहीं थी, अगर उसके चाचा सही में इस लेवल तक पहुंच चुके थे तो ये राशिद के लिए सही था। राशिद अब बिना कोई देरी किए सीधा प्लेनेट पृथ्वी के लिए रवाना हो गया। इस बार राशिद को दूसरे स्पेसशिप में भेजा गया था जो रशीद को 1 महीने के अंदर प्लेनेट पृथ्वी पर भेज देता है। ट्रैपिस्ट पर प्लेनेट पर जाने के राशिद को 50 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करनी थी, जिसमें 5 महीने लगने थे, लेकिन जिस स्पेसशिप से राशिद प्लेनेट पृथ्वी पर आया था उससे राशिद को 2 महीने लगने वाले थे। ये स्पेसशिप उसके नाना की था, बड़ी ई, जो 3 प्रकाश वर्ष की रफ्तार से चलता था। राशिद को ट्रैपिस्ट प्लेनेट जाने से पहले दूसरे तरीके के कपड़े पहनने जरूरी थे जो उसको सौरज्वाला से बचा सके। चूंकि ल्यूटन बी का तारा भी ट्रैपिस्ट सितारे जैसा था, लेकिन ल्यूटन बी प्लेनेट ट्रैपिस्ट प्लेनेट से गोलाई में बड़ा था तो वह उसके सौरज्वाला को रोक सकता था, लेकिन ट्रैपिस्ट तारे के प्लेनेट उतना नहीं रोक सकते थे। ट्रैपिस्ट प्लेनेट के सभी निवासी जमीन के अंदर बसे हुए थे ताकि जो सौरज्वाला आए उससे बच सकें। देविका बेटा राशिद, अब तुम जिस प्लेनेट पर जाने वाले हो उस प्लेनेट पर अब तुम्हें अलग तरह के लोग दिखाई देंगे, जिन लोगों के बारे तुमने सुना होगा, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन सभी इसी प्लेनेट के हिस्से में रहते हैं। क्योंकि यहाँ 3 प्लेनेट रहने के लायक है तो उन लोगों ने इसी प्लेनेट को चुना। राशिद ने इन लोगों के बारे में सुना था, ये सभी उसके लोगों से बिल्कुल अलग दिखते थे। चूंकि राशिद भारतीय मूल से था तो वह दिखने में उन लोगों से अलग हो सकता था। चूंकि उन लोगों को पहुंचने में मदद भारतीय वैज्ञानिकों ने की थी, इसलिए वह भारतीयों को बहुत इज्जत करते थे। उधर दूसरी तरफ चीन ने खुद का अलग सोलर सिस्टम बनाया था जो कहाँ है किसी को नहीं पता। यहाँ तक चीनी लोग कहाँ गायब हो गए किसी को पता नहीं था। बहुत से लोग मानते हैं कि वह लोग किसी दूसरे डायमेंशन में चले गए हैं। अब राशिद के साथ ये लोगों ने बिना कोई देरी किए सीधा प्लेनेट ट्रैपिस्ट बी की और रवाना हो गए। स्पेसशिप हवा में उड़ने के बाद कुछ ही सेकंड में गायब हो गई और प्लेनेट के वायुमंडल से बाहर निकल गई। राशिद उस स्पेसशिप से बाहर का नजारा देख रहा था, तभी स्पेसशिप एक लाल रंग के प्लेनेट के पास से निकली जिसमें उसके तरह ही रिंग थी। राशिद, माँ, ये कैसा प्लेनेट है जिसमें हमारी तरह ही रिंग है? देविका, यह इस तारे का पहला ग्रह था, इसका नाम एप्सिलो एरिदानी भी है। अब हमारे पृथ्वी के आने के बाद इसका नाम अपसी हो चुका है। अभी तुम्हें एक और प्लेनेट दिखाई देगा। ये सभी प्लेनेट गैस से बने हुए हैं क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है, इसके वजह से भी उनके सामने एक चट्टानों का समूह आते हुए दिखाई दिया और उसमें से संभलकर बाहर आते हुए उन्हें एक और प्लेनेट दिखाई दिया जो साइज में और बड़ा लग रहा था। उधर से निकलने के बाद अब पूरे अंतरिक्ष में अंधेरा दिखाई दे रहा था। असीमित अंधेरा, सिर्फ दूर से तारे दिखाई दे रहे थे। राशिद साफ साफ देख पा रहा था सभी सितारों के रंग अलग थे। कुछ साइज में बड़े और छोटे दिखाई दे रहे थे, कुछ ज्यादा ही चमकीले और कुछ कम चमकीले। कालभैरव, राशिद बेटा, जिन तारों को तुम देख रहे हो उनमें से कुछ साइज में इतने बड़े हो सकते हैं जिनकी तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। हमारी पृथ्वी भी पहले एक नारंगी सितारे नहीं बल्कि पीले सितारे से आस पास चक्कर काट रहा था। सूरज के आखिरी समय चल रहा था। अगर उस वक्त कदम नहीं उठाया जाता तो इस प्लेनेट को बचाया नहीं जा सकता था, लेकिन इस प्लेनेट को बचाने के लिए हमें इसको दूसरे सितारे के पास ले जाना पड़ा। उसके लिए हमें पहले पूरे पृथ्वी को खाली करना पड़ता है, फिर इस प्लेनेट को हमें उस सितारे के पास से ले जाना पड़ता है। तुम जो सामने एक खूबसूरत सा नेबुला देख रहे हो न, वहीं पर एक सफेद तारा है, वही पुराना पीला तारा सूरज है जो कभी पृथ्वी का मैन तारा हुआ करता था। राशिद अब सभी बातें सुन रहा था। उसको तब सब कुछ पता चलता है। जैसे इंसान की भी आखिरी समय होता है वैसे ही तारों का भी आखिरी समय होता है। ऐसे बात करते हुए 2 महीने का समय कब निकल जाता है राशिद को पता ही नहीं चलता है और वह अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ट्रैपिस्ट कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 27 बैटल कैप्सूल। राशिद वहां देखता है तो उसको 7 प्लेनेट ऐसे लग रहे थे जैसे ये सभी एक दूसरे से लाइन में घूम रहे हो। इधर के सभी प्लेनेट लाल रंग के दिख रहे थे क्योंकि सभी प्लेनेट तो उस लाल तारे की वजह से ऐसे लग रहे थे। राशिद को पता चलता है कि उसको सीधा तीसरे प्लेनेट पर जाना होगा। उसको अपने तीसरे और चौथे सॉल रिंग के लिए तीसरे प्लेनेट पर जाना होगा क्योंकि ड्रैगन सॉल बीस्ट बहुत ही गर्म जगह पर रह सकते हैं और जहां वह रहते हैं उस जगह को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। स्पेसशिप चौथे प्लेनेट यानी ट्रैपिस्ट 1 पर उतरती है जहां राशिद खुद को हल्का महसूस कर रहा था। यह प्लेनेट पृथ्वी से भी साइज में छोटा था। ऊपर से राशिद ल्यूटन बी पर रहता था जो पृथ्वी से भी साइज में बड़ा था।
उस प्लेनेट पर उतरने के बाद राशिद को अपना सिक्योरिटी चेक करना पड़ता है। जब देविका ने इसके बारे में पता किया तो पता चला कि स्पेस पायरेट्स ने कुछ समय से यहां सभी को परेशान किया हुआ था। स्पेस पायरेट्स एक चोरों का गिरोह था जो स्पेस में एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर चोरी करते फिरते हैं। ये चोरों का गिरोह इतना बड़ा था कि इनके पास अपने खुद के बैटलशिप भी थे जिनसे ये किसी भी स्पेसशिप को अंतरिक्ष में ही खत्म कर देते थे। सब कुछ चेक होने के बाद राशिद के साथ सभी लोगों को लेने के लिए अलग से कार आई हुई थी। देविका सही में यह अंग्रेज लोग सुधरेंगे नहीं, यहां भी उन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी है। इतना बोलकर वह भी एक कार में बैठ गई और गाड़ियां चल पड़ी। 1 घंटे के बाद गाड़ी एक बड़े से बिल्डिंग के पास खड़ी हो गई जो इतनी ऊंची लग रही थी जिसको देखकर राशिद भी देखता रह गया। तभी एक लड़की बाहर आती है जो कम से कम 30 की उम्र की लग रही थी। आप सभी लोग प्लेनेट पृथ्वी से आए होंगे, आप यहां इस बिल्डिंग में ठहर सकते हैं। यह आपके कमरों की चाबियां हैं, सुरक्षा कारण की वजह से आप सभी को अलग कमरे में रहना होगा। इतना बोलकर वह लड़की सभी को लिफ्ट के साथ एक मंजिल पर ले गई। ये पूरी मंजिल उनके लिए थी, इनमें सभी तरह चीजें थी। ऑनलाइन बैटल कैप्सूल, स्विमिंग पूल, टेलीविजन, सभी तरह की सुविधा थी यहाँ पर, जिसको देखकर राशिद के नाना बिना कोई इंतजार किए सीधा एक सोफे पर लेट जाते हैं। देविका, पिताजी आप भूल रहे हैं कि हम यहाँ किस लिए आए हुए हैं। हमें राशिद और सभी को सोल रिंग देने के लिए यहाँ लाए हैं और आप अपने शौक पूरे कर रहे हैं। इतना बोलकर देविका ने सीधा एक आग का गोला भैरव के दाढ़ी मूंछों पर फेंक दिया, जिसको बुझाकर वह देविका को डर से देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राशिद बिना कोई देरी किए सीधा उस कैप्सूल पर चला गया। सब कुछ समझ जाने के बाद उसने वह कैप्सूल के अंदर चला गया और बैटल शुरू होने का इंतजार करता रहा। उसने अपना नाम अनडिफीटेड वॉरियर दिया। फिर क्या एक यूजर आता है जो उसे चैलेंज करता है जिसका नाम स्टॉर्म किलर था। बिना कोई देरी किए दोनों में बैटल होता है। शुरुआत में दोनों लात घुसों से काम चला रहे थे। राशिद की फुर्ती उस सामने वाले यूजर पर भारी पड़ रही थी। स्टॉर्म किलर, क्यों ना हम दोनों अपने सोल स्पिरिट से हमला करें। राशिद, ठीक है, मगर फिर मत कहना मैंने तुम्हें हरा दिया है। इतना बोलकर उस यूजर ने अपनी सोल स्पिरिट को सामने दिखाया। सोल स्पिरिट पर आरी भालू। ये सोल स्पिरिट पूरी तरह से डिफेंस टाइप की थी। उसके बाद राशिद ने भी अपनी सोल स्पिरिट भी दिखा दी। उसके बाद दोनों की सोल रिंग दिखाने की बारी आई। उसमें सामने वाला यूजर राशिद की सोल रिंग देखकर हैरान रह गया, क्योंकि राशिद ने सिर्फ शुरुआत के एलिमेंट बाहर दिखाए थे। सामने वाला यूजर उसके सोल रिंग के रंग को देखकर हैरान था। उसने पहले कभी ऐसे रंग के सोल रिंग नहीं देखे थे। स्टॉर्म किलर, तुम जरूर इस प्लेनेट पर नए आए होगे, तभी तुम्हारे पास ऐसे रंग के सोल रिंग है। राशिद, हाँ, मैं ल्यूटन बी से आया हूँ, इस ट्रैपिस्ट प्लेनेट पर। स्टॉर्म किलर, ल्यूटन बी, मतलब तुम जरूर भारतीय हो, क्योंकि वह प्लेनेट भारतीयों ने चुना था और तुम अभी जरूर ट्रैपिस्ट एक ही पर होगे। सबसे पहले उसी प्लेनेट पर लोगों को आना पड़ता है, तभी वह दूसरे प्लेनेट पर जा सकते हैं। इसके बाद दोनों में फिर से बैटल शुरू हो गया। फायर एलिमेंट मीटियर शावर। इसके बाद आसमान से उल्का की बारिश होने लगती है। इसके जवाब में उस यूजर ने भी अपनी स्किल शुरू कर दी, सोल स्पिरिट एब्सोल्यूट डिफेंस। इसके बाद उसके ऊपर एक बड़ी सी दीवार आ जाती है, लेकिन तब भी उसकी शील्ड बड़े उठ जाती है और इसके बाद वह मैच हार जाता है। वह दोबारा वापस आ जाता है। स्टॉर्म किलर, अरे भाई, तुम्हारे सोल रिंग कितने साल की है? कम से कम 100,000 साल की होगी तुम्हारी सोल रिंग। राशिद, मेरी सबसे कम सोल रिंग भी 2000,000 साल की है। बाकी मेरे पास 2 सोल रिंग है। दूसरी सोल रिंग 4000,000 साल की है। ये सुनकर तो वो यूजर डर ही गई थी। वह यूजर जिसका नाम स्टॉर्म किलर था, वह एक लड़की थी। उसके पास 4 सोल रिंग थी जो कम से कम 20,000 के हिसाब से अलग थी। स्टॉर्म किलर, क्या मुझे तुम्हारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकता है? राशिद, ये चीजें मेरे वहां नहीं चलती हैं। मैं कुछ समय के लिए यहाँ आया हूँ अपने आगे के 2 सोल रिंग लेने के लिए। उसके बाद मैं वापस प्लेनेट पृथ्वी पर चला जाऊंगा। स्टॉर्म किलर, प्लेनेट पृथ्वी यानी तुम भी शायद रघुनाथ अकेडमी में होगे, क्योंकि तुम्हारी सोल स्पिरिट भी रघुनाथ परिवार के सोल स्पिरिट जैस बड़ी ही लग रही है, यानी कि मैं तुमसे जल्द ही उसी अकेडमी में मिलूंगी। राशिद, मेरा नाम राशिद रघुनाथ है। मैं रघुनाथ अकेडमी के हेड का पोता हूँ। स्टॉर्म किलर, मेरा नाम लियू यामाटो है। मैं रघुनाथ अकेडमी में तुमसे जल्द ही मिलूंगी। इतना बोलकर वह लड़की बैटल रूम छोड़कर चली जाती है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 28, सोनाली इज एलियन।
राशिद बैटल कैप्सूल से बाहर निकालने के बाद सीधा हाल में चला जाता है। उधर से भी हाल में तैयारी कर रहे थे तभी देविका रशीद के सामने आती है। देविका, बेटा राशि तैयार हो जाओ, हम अभी दूसरे प्लेनेट पर जाने वाले हैं। तुम्हें अपनी तीसरी और चौथी सोल रिंग भी लेनी है। इस कॉस्ट्यूम को पहन लो, ये तुम्हें गर्मी से बचाएगी क्योंकि हम तीसरी प्लेनेट पर जाने वाले हैं जो इस सौर मंडल का तीसरा ग्रह है। इतना सुनकर छोटी ईदा ने वह कॉस्ट्यूम पहन ली थी। मैं कॉस्ट्यूम सही में अजीब सा था, पूरे चांदी के रंग का, जिसको बहन का रशीद को ठंडक लग रही थी। और आशीष समझ चुका था यह उसको गर्म जगह में जिंदा रहने के लिए है। उसके बाद सभी अब उसे होटल से निकल जाते हैं और चल देते हैं तीसरी प्लेनेट पर जाने के लिए। तभी राशि को कोई आवाज आती है जो सिर्फ उसे ही सुनाई देती है। राशिद, मेरे पास आओ, तुम्हारे पास ड्रैगन ब्लड लाइन है जो सील है जिसको तुम्हें अनलॉक करना है। तो तुम्हारे पास भी अपने सोल स्पिरिट की भी सोल्डरिंग होगी जो फिजिकल कमाएगी। ये सुनकर रशीद आसपास देखा तो है, उसे कुछ पता नहीं चला। राशिद, यह आवाज कैसी थी जो मुझे सुनाई दे रही है और किसी को नहीं? सभी को देखकर पता लग रहा है कि इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तभी राशिद को खोया देखकर देविका बोलती है, देविका तुम इतने खोए हुए क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? राशिद, नहीं, मुझे लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा है। इतना बोलकर राशिद आगे बढ़ जाता है जहां से उन्हें उस प्लेनेट पर जाना था जहां उसको अपनी तीसरी और चौथी सौर रिंग लेनी थी। वहीं दूसरी तरफ इसी सौर मंडल के आखिरी पर प्लेनेट जहां बहुत ठंड थी और बर्फ की मोटी चादर थी, वहीं एक हिस्से में रोशनी आ रही थी। उधर एक आदमी और एक ड्रैगन था, दोनों जैसे किसी चीज पर बात कर रहे थे। ड्रैगन, मैं तुम्हारे बेटे से अपनी सोल रिंग जोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मेरे बच्चों की हिफाजत अपने कंधों पर लेनी होगी। वीर रघुनाथ, मैं इतने वक्त से तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करते आया हूं, तो आगे भी मैं या फिर मेरे कबीले से कोई करेगा। तुम बिन किसी फिक्र के जा सकते हो, तुम्हारी कल्टीवेशन पूरी हो चुकी है। तुम किसी भी वक्त अपना शरीर छोड़ दोगे तो इससे बढ़िया यही रहेगा कि तुम मेरे बेटे की ब्लड लाइन जगा दो। वह ड्रैगन मान गया था क्योंकि वह भी बड़ी ईरा से जुड़ा हुआ था। वह ड्रैगन कोई और नहीं था बल्कि एक गोल्डन डिवाइन ड्रैगन था। गोल्डन डिवाइन ड्रैगन सिर्फ सोल स्पिरिट नहीं बल्कि एक सोल बीस्ट के रूप में भी है। सोल बीस्ट के रूप में वह एक समय के बाद अपने ब्लड लाइन से जुड़े हुए बंदे से जुड़ना पड़ता है, नहीं तो उनकी सोल रिंग बर्बाद हो जाती है। ड्रैगन, मुझे लगता है कि तुम्हें वहां उस प्लेनेट पर जाना चाहिए क्योंकि उन लोगों को शक हो जाएगा कहीं यह कोई सोल बीस्ट तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले कभी ऐसी सोल स्पिरिट नहीं देखी होगी। तुम्हारे बेटे को कोई दिक्कत ना आए इसका तुम्हें ध्यान रखना होगा। मैं अभी 1 महीना और जिंदा रह सकता हूं। राशिद को मुझे अपन सोल स्पिरिट में जोड़ने के लिए 4 सोल रिंग अपने हर एलिमेंट में चाहिए होगा। उस ड्रैगन की बात सुनकर वीर रघुनाथ समझ जाता है और हाँ में सिर हिलाता है। उस प्लेनेट से निकलकर वीर सिद्धा चौथे प्लेनेट पर छोटे च जाता है। दूसरी तरफ राशिद को तीसरे प्लेनेट पर जाने से पहले अपने लेवल और सोल रिंग उसके साथ सोल स्पिरिट भी दिखानी होगी। अगर राशिद उस प्लेनेट में जाने के योग्य था तो उसको रोका नहीं जाएगा। देविका ने राशिद को आखिर में जाने को सबसे पहले उसके सभी मंगेतर और सोनाली को जाने को कहा। जब सोनाली की बारी आई तो उसके ऊपर उन लोगों को शक हुआ था। तुम अपने असली रूप में सामने आओ, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, सिक्योरिटी ने बोला। तभी सोनाली अपने असली रूप में नीली रंग की त्वचा और हरे रंग की आंखें, लंबाई करीब 6 फुट से भी ज्यादा। सोनाली एक एलियन थी, यानी कि उन एलियन की प्रजाति से जिसने इंसानों को दूसरे प्लेनेट पर बसने के तरीका सिखाया था। जब सोनाली का असली रूप सबके सामने आया तो वह सभी लोग झुक जाते हैं और उसको सैल्यूट करते हैं। यह उस एलियन कबीले की आखिरी व्यक्ति है तो उसको सम्मान मिलना जरूरी था। इसके बाद उन्होंने सोनाली का रास्ता नहीं रोका। सोनाली भी स्पेसशिप में चली गई। अब बारी राशिद की थी। तुम अपने सोल स्पिरिट के साथ अपने सभी एलिमेंट सामने रखना। हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति उस प्लेनेट पर न जाए जो उधर जिंदा वापस नहीं आ सकता है। इतना सुनकर राशिद ने भी ज्यादा कुछ नहीं बोला और सामने अपने सभी सोल स्पिरिट के एलिमेंट दिखा दिए। जब राशिद ने अपने सभी एलिमेंट सामने रखे तो उधर सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। राशिद के एलिमेंट कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके जो सोल रिंग थे उसको देखकर वह लोग डर भी रहे थे। शुरुआती सोल रिंग जो किसी सोल मास्टर की आखिरी 10वीं रिंग होती है वह उसके पास थी। साथ में एक एलिमेंट में 3 सुनहरी रंग की सोल रिंग थी। सिक्योरिटी, तुम्हारा यह एलिमेंट कौन सा है जिसमें सुनहरी सोल रिंग है? राशिद, मेरी यह सोल रिंग कौन सा एलिमेंट है यह मैं आपको नहीं बता सकता।
लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि यह एलिमेंट सबसे दुर्लभ एलिमेंट है जो आपने शायद ही देखा होगा। वहां के सभी लोग समझ जाते हैं कि रशीद क्यों नहीं दिखाना चाहता था। यह जरूर एक इकलौता एलिमेंट ही होगा। इसके बाद उन्होंने राशिद को अपनी सॉल स्पिरिट दिखाने को कहा। इसके बाद राशिद अपनी सॉल स्पिरिट को बुलाने जाता है। फिर तभी एक दहाड़ की आवाज आती है और एक ड्रैगन राशिद के पीछे आ जाता है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 29 ग्रैंड सोल मास्टर। जैसे ही राशिद ने अपने सॉल स्पिरिट को बाहर बुलाया तो तभी सिक्योरिटी गार्ड ने अलार्म चालू कर दिया। इसके बाद सभी लोग अपने डिफेंस पोजीशन में आ जाते हैं। ये देखकर दिव्या और उसके मंगेतर भी हमले की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन वह अपने सॉल स्पिरिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि जिस प्लान में वह लोग थे उसमें पहले ही एक सिस्टम लगा हुआ था जो सभी के सॉल स्पिरिट को सील कर देता था। तभी स्पेसशिप में से एक महिला ने बोला, हमें राशिद की अच्छे से जांच करनी है कि कहीं यह कोई स्पिरिट बीस्ट तो नहीं है, क्योंकि इसकी सॉल स्पिरिट भी उसी सॉल बीस्ट जैसी है जिसको हमारे प्लेनेट के ग्रैंड सॉल मास्टर अपने लेवल 100 पर जाना चाहते थे। देविका, मेरा बेटा सॉल बीस्ट नहीं हो सकता है क्योंकि उसको मैंने ही जन्म दिया है, उसको जाने दो। रोशन यहाँ देविका के साथ नहीं आया था, वह वही उसी बिल्डिंग में रुका हुआ था। उसको किसी इमरजेंसी के लिए उनके साथ आने से देविका ने मना किया था। रोशन भी ग्रैंड सॉल मास्टर था, लेकिन उसने यह सभी से छुपा कर रखा हुआ था। रोशन वहां राशिद की मदद के लिए जा ही रहा था, तभी उसके कान में किसी की आवाज आती है, रोशन तुम्हें कुछ नहीं करना है, आगे मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रोशन, पिताजी यह आप ही है क्या? वीर, हाँ निकम्मे, मैं तुम्हारा पिता ही हूँ, आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया। इतना बोलकर वीर रोशन के सामने आता है और रोशन वीर को देखकर सीधा उनके गले मिल जाता है। वीर भी अपने बेटे से काफी समय बाद मिल रहा था, उसके भी आंखों में नमी थी। वीर, मुझे सब कुछ पता है कि तुम क्यों जा रहे हो। मुझे हमारे सॉल स्पिरिट जैसे सॉल बीस्ट ने सब कुछ बता दिया है। वह राशिद को सॉल बीस्ट समझ रहे हैं और राशिद इंसान भी होगा तो भी वह नहीं छोड़ेंगे इसको। रोशन, तुम मेरे साथ चल सकते हो, जब तक मैं न बोलूं तब तक तुम वहां हमला मत करना, मुझे राशिद की क्षमता देखनी है। रोशन ने वीर की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और दोनों अपने सॉल स्पिरिट से हवा से बातें करते हुए उड़कर जाते हैं। दूसरी तरफ राशिद को घेर कर गार्ड खड़े थे और उसको कुछ करने नहीं दे रहे थे। तभी हवा में उसको 9 लोग दिखाई देते हैं। उन्होंने आते ही राशिद पर सवाल का तीर चलाया। तुम बहुत दिन छिप लिए गोल्डन डिवाइन ड्रैगन बीस्ट, अब तुम हमारे सीनियर की सॉल रिंग बनने जा रहा हो। राशिद, मैं कोई सॉल बीस्ट नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं जिसके बाद सॉल स्पिरिट गोल्डन डिवाइन ड्रैगन की है। इतनी जल्दी क्या है, हम पहले तुम्हारी बॉडी की टेस्टिंग करेंगे, अगर तुम इंसान निकलते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त पर, उन 9 लोगों ने बोला। राशिद, वह कौन सी शर्त है? पहले तुम चेक करवाओ। तभी एक गार्ड सामने आता है और राशिद की एक उंगली पर एक चीरा लगा दिया। फिर राशिद के खून की कुछ बूंदें एक डिब्बे में डाल ली। इसके बाद खून की एक बूंद हर एक अलग हिस्से में डाल दी थी। फिर हर खून के बूंद पर अलग अलग केमिकल जो खून के बारे में बताता है, तो उसमें साबित हो जाता है कि राशिद एक इंसान था, जिसको जानकर वह सभी 9 सॉल मास्टर हैरान थे। राशिद, अब ये तो साबित हो गया है कि मैं एक इंसान हूं, अब अपनी शर्त बताओ। तब वही सभी ग्रैंड सॉल मास्टर बोले, तुम्हें हमारे कबीले में रहना होगा आज से, नहीं तो हमें हराकर जाना होगा। ये सुनकर राशिद गुस्सा हो गया, उसको पहले किसी ने उसके ऊपर हक दिखाने की हिम्मत न बड़ी ये की थी। राशिद ने सीधा ही अपने लाइटनिंग एलिमेंट को सामने बुलाया, फिर सीधा ही स्किल चल दी, सॉल स्पिरिट लाइटनिंग एलिमेंट थंडर टैकल। इसके बाद फिर लाइटनिंग के 9 बिजली के किरणें आसमान से उन लोगों पर जाती हैं। सभी ग्रैंड सॉल मास्टर उस स्किल को हल्के में ले रहे थे और अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राशिद की पावर उनके अंदाजे से ज्यादा ही ताकतवर थी। उसने सीधा ही सभी ग्रैंड सॉल मास्टर को नुकसान पहुंचा दिया। तेरी इतनी हिम्मत, अब तुम यहां से जिंदा बचकर नहीं जाने वाले। सभी ग्रैंड सॉल मास्टर अब राशिद पर हमला कर रहे थे। फिर राशिद ने बिना कोई देरी किए सीधा टाइम एलिमेंट चला दिया। टाइम एलिमेंट आई एम स्टॉप। इसके बाद सभी ग्रैंड सॉल मास्टर वही जमकर रह गए, वह खुद को जरा सा भी नहीं हिला पा रहे थे। तभी उन ग्रैंड सॉल मास्टर में से कोई बोला, टाइम एलिमेंट, ये टाइम एलिमेंट है जो करोड़ लोगों में एक होता है, इसको हमें मारना ही पड़ेगा। तभी उनमें से 3 आदमी ने जैसे तैसे उस स्किल को तोड़ दिया और राशिद पर हमला करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन राशिद उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी फायर एलिमेंट फायर स्कॉच। इसके बाद जितने भी ग्रैंड सॉल मास्टर थे सभी आग के लपटों के बीच में तप रहे थे।
ये फायर एलिमेंट की इंटरमीडिएट लेवल की स्किल थी फायर स्कॉच। जब आग छट जाती है तो सभी लोग आग से जल चुके थे, उनके बाल और कपड़े आगे में झुलस चुके थे। इसके बाद सभी ग्रैंड सोल मास्टर अब गुस्से में पागल हो जाते हैं और अपने सबसे ताकतवर सोल स्किल का इस्तेमाल किया। इस बार राशिद खुद को नहीं बचा पाया, वह सभी रैंक 9 के सोल मास्टर थे, वहीं राशिद रैंक 3 सोल मास्टर था। लेवल के फर्क के चक्कर में राशिद इस बार कुछ नहीं कर पा रहा था। सभी ग्रैंड सोल मास्टर राशिद को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे, तभी कहीं से एक ड्रैगन उड़ता हुआ आया और सभी ग्रैंड सोल मास्टर को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। तभी जिस तरफ से वह ड्रैगन आया था वहां लोग खड़े थे। वीर, मेरे बेटे को चोटिल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तुम लोगों में कोई सही सलामत नहीं जाएगा। कह आनी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 30 ड्रैगन ब्लड लाइन। फिर वीर रघुनाथ हवा में ही खुद को दिखाता है, लंबे काले बाल जिनमें सफेदी दिखाई देने लगती हैं, साथ में घनी मूछें और दाढ़ी भी थी। इसके बाद भी दिखने में राशिद से भी ज्यादा अच्छे थे। राशिद, पिताजी क्या यह आप है? वीर, हाँ बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ वीर रघुनाथ, जिसने तुम्हें बचपन में अकेला छोड़ दिया था। तब मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब तुम्हें अपने पहचान को छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने 12 एलिमेंट को बाहर निकाल सकते हो। उसके 12 एलिमेंट की बात रोशन ने बताई थी, जिसको सुनकर वीर भी हैरान रह गए थे। राशिद का टैलेंट सही में उनसे अच्छा था। अगर आज वह सही वक्त पर नहीं आए होते तो राशिद आज मारा जाता। फिर उसके बाद उनकी सोल रिंग दिखाई देने लगती हैं। पहली सोल रिंग गोल्डन रंग की, दूसरी सोल रिंग गोल्डन रंग की, तीसरी सोल रिंग गोल्डन, ऐसे करते हुए सभी 9 सोल रिंग गोल्डन रंग की होती हैं। ग्रैंड सोल मास्टर और सभी सोल रिंग सुनहरी रंग की है। तभी उनमें से एक बोला, लेकिन वीर उतने में नहीं रुके। उन्होंने फिर अपनी 10वीं सोल रिंग बाहर बुलाई, फिर 11वीं सोल रिंग और फिर 12वीं सोल रिंग। 12 सोल रिंग के आने के बाद उधर एक अलग ही तरह का दबाव हो जाता है। इन सोल रिंग से राशिद भी दबाव महसूस कर पाता है। तभी वीर राशिद से बोलते हैं, वीर राशिद, तुमने अपने एलिमेंट जरूर जगा लिए होंगे, लेकिन अपने ब्लड लाइन को अभी तक नहीं जगाया होगा। मैं तुम्हें एक नमूना दिखाता हूँ ड्रैगन ब्लड लाइन के सोल रिंग का, जो तुमने अभी देखी है। वीर अपने ब्लड लाइन की स्किल इस्तेमाल करते हैं। ड्रैगन ब्लड लाइन फर्स्ट स्किल ड्रैगन क्लॉ। इसके बाद एक बड़ा सा पंजा सामने उन 9 ग्रैंड सोल मास्टर के ऊपर आ जाता है जी। ससे वह भी हार नहीं मानते और अपने भी स्किल इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक हाउंड फॉर्म, वुल्फ हाउल, ब्लैक टर्टल शेल डिफेंस, ईगल स्ट्राइक। सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह वीर की ताकत का सामना नहीं कर पा रहे थे। उधर वीर ने भी अपनी पहली स्किल ही चली थी, जिसके बाद भी वह वीर का सामना नहीं कर पा रहे थे। काफी कोशिश के बाद वह सभी ग्रैंड सोल मास्टर पीछे की तरफ फिसल जाते हैं और वह सभी खून की उल्टियां करने लग जाते हैं। यह उन लोगों की खुशकिस्मती थी जो वीर का मन उन्हें मारने का नहीं था। इसके बाद उन ग्रैंड सोल मास्टर ने बिना कोई देरी किए वहां से भागने लगे। पीछे रह गए गार्ड और वह स्पेसशिप। इसके बाद वीर नीचे राशिद के पास आते हैं और उसको एक बोतल देते हैं, जो किसी तरह के फल की छाल से बना होता है। वीर, राशिद, इसको पिलो, इसके पीने के बाद तुम्हारे सभी चोट ठीक हो जाएंगे। तुम्हें ताकत भी मिलेगी और तुम्हारी सारी थकान भी दूर हो जाएगी। राशिद बिना कोई देरी किए उस बोतल में जो कुछ भी था उसको गटक लेता है। तभी उसको अपने बॉडी में कुछ बदलाव दिखता है। उसके घाव ठीक होने लगते हैं। उसके शरीर में वह रहा खून उसके मुंह से बाहर निकल जाता है, जिससे लग रहा था कि वह खून की नदी बहा रहा हो। इसके साथ साथ राशिद के बॉडी में नया खून बह रहा था, पहले से ज्यादा शुद्ध और ताकतवर। इसके बाद राशिद को अपने अंदर गजब की ताकत महसूस हो रही थी। राशिद, पिताजी, यह चीज क्या थी? इसके पीने से मेरे बॉडी के अंदर बड़ा बदलाव आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे थकान नहीं हो सकती है। वीर, ये गोल्डन डिवाइन ड्रैगन बीस्ट का खून है, जो हमारे ब्लड लाइन से मेल खाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ ड्रैगन ब्लड लाइन वाले कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा इसका इस्तेमाल करता है तो उसकी मौत निश्चित है। अब राशिद को पूरा माजरा समझ आया कि क्यों ये लोग उसको पकड़ना चाहते थे। अगर उन लोगों को उसका खून मिल जाता तो वह इसका गलत इस्तेमाल कर सकते थे। वीर, राशिद, जल्दी से स्पेसशिप में बैठ जाओ, बाकी की बातें मैं तुमसे स्पेसशिप के अंदर ही करूंगा। तुम्हें बहुत देरी हो चुकी है अपने सोल रिंग के लिए। इतना सुनकर राशिद बिना कोई देरी किए सीधा स्पेसशिप में चला जाता है। उधर उसके पिता उसको बताते हैं कि उसको अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन रैंक 4 के सोल मास्टर बनने के बाद ही एक्टिव कर सकता था।
रने राशिद को ये भी बताया कि उसको ड्रैगन ब्लड लाइन एक्टिव करने के बाद सॉल वेपन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उसका ड्रैगन आर्मर धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी पर आ सकता है। उसका ड्रैगन आर्मर धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी पर आ जाएगा। करीब आधे घंटे के बाद वह सभी ट्रैपिस्ट सी पर पहुंच जाते हैं। प्लेनेट पर उतरने से पहले जो सूट उन्होंने तीसरे प्लेनेट से लिया था उसको इस प्लेनेट पर उतरने से पहले पहनना पड़ेगा। वीर के पास कोई सूट नहीं था, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। वीर बोलता है कि वह इमोर्टल के लेवल को पार कर चुका है तो उसको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। स्पेसशिप प्लेनेट के करीब बहुत ऊंचाई पर रुकता है जहाँ एक स्पेस स्टेशन रहता है। उधर वह सभी स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं। प्लेनेट पर हालत थोड़ी अजीब सी थी। प्लेनेट पर एक तरफ सिर्फ आग, वहीं दूसरी तरफ बर्फ, पेड़, बिजली आदि हो रहे थे। वीर इस प्लेनेट पर काफी ऊंचे लेवल के सॉल बीस्ट रहते हैं, जिनकी सॉल रिंग सिर्फ जो लोग ग्रैंड सॉल मास्टर से ऊपर जाना चाहते हैं वही लोग यहीं से अपनी 10वीं सॉल रिंग लेकर जाते थे। अब राशिद अपने पिता के साथ चला जाता है। उधर उसकी सभी मंगेतर राशिद के करीब आना चाहती थीं। वही सोनाली के दिल में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा था। वह भी राशिद को पसंद करने लग गई थी और जल्द ही हरम में आने वाली थी। राशिद और वीर बातें करते हुए प्लेनेट पर घूम ही रहे थे, तभी उन लोगों को दो जानवरों के लड़ने की आवाज सुनाई देती है। राशिद और वीर दोनों पास के चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 31 थर्ड सोल रिंग्स एंड टू टी रेक्स सोल बीस्ट दोनों फिर छिपकर चट्टान से उस तरफ देखते हैं जहां दो सॉल बीस्ट लड़ाई कर रहे थे। दोनों ही सॉल बीस्ट टी रेक्स जैसे लग रहे थे। वह दोनों सॉल बीस्ट अलग रंग के थे। तभी राशिद को वीर समझाते हुए बोलते हैं, वीर ये दोनों सॉल बीस्ट दिखने में एक जैसे थे, लेकिन ये दोनों अलग सॉल बीस्ट हैं। पीला वाला अर्थ टी रेक्स जो अर्थ एलिमेंट को दिखाता है और लाल वाला फायर एलिमेंट को दिखाता है। राशिद तुमने अपनी तीसरी सॉल रिंग तो पाली होगी। राशिद नहीं पिताजी, मैं इसके लिए ही इस प्लेनेट पर आया हूँ ताकि मैं 2 सॉल रिंग तो अपने साथ लेकर जाऊं, जिसमें मैं रैंक 4 का सॉल मास्टर बनकर एकेडमी में जाऊंगा। वीर चलो ठीक है कि तुमने अपनी बड़ी सारी सॉल नहीं ली है, लेकिन ये दोनों सॉल बीस्ट जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारी चौथी सॉल रिंग बन सकते हैं। उससे पहले तुम्हें अपने सभी तीसरे सॉल रिंग पूरे करने होंगे। इतना बोलकर वीर कुछ सोचने लगता है। तभी उन दोनों बीस्ट को पता चल जाता है कि कोई इंसान उनके आसपास है। उनको साथ में एक अपनेपन वाला एहसास हो रहा था। ये राशिद की सॉल स्पिरिट के चक्कर में हो रहा था। फायर ड्रैगन सॉल स्पिरिट, जिसके पास भी ये सॉल स्पिरिट है वह सामने आ जाए। हम देखना चाहते हैं कि किसके पास से इतनी ताकतवर आभा आ रही है। इतना सुनकर आखिर में वीर को राशिद के साथ बाहर आना पड़ता है। अर्थ ड्रैगन, यह आभा उस बच्चे के पास से आ रहा है। बड़ी ही है, इस लड़के ने अभी अपनी ब्लड लाइन को अनलॉक नहीं की है। अगर हम इसके लिए सॉल रिंग बनते हैं तो हमारे पास इमोर्टल बनने का मौका रहेगा। फायर ड्रैगन, बच्चे तुम्हारे पास कितने एलिमेंट है और कितने सॉल रिंग है? हम दोनों के साथ कुछ और सॉल बीस्ट हैं जो तुम्हारे सॉल रिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर तुम हमारा टेस्ट जीत जाते हो तो हम तुम्हारे सॉल रिंग बनने के लिए राजी हो जाएंगे। राशिद टेस्ट, ये टेस्ट कैसा होगा? फायर ड्रैगन, मैं तुमसे एक बैटल करूंगा। अगर तुम उसमें जीत जाते हो तो सभी सॉल बीस्ट जितने तुम्हारे पास एलिमेंट है उसके हिसाब से यहाँ होंगी। राशिद उन दोनों सॉल बीस्ट की बात मान जाता है और बैटल के लिए एक तरफ आ जाता है। उधर वीर घबराया हुआ भी था। उसको राशिद के सॉल रिंग का पता नहीं था, लेकिन राशिद की सभी सॉल रिंग का रंग अलग है। वीर के सॉल रिंग से उसके सॉल रिंग का कल्टीवेशन भी दूसरे सॉल मास्टर से बहुत ऊपर था। अब बैटल एरिया में राशिद अपने एलिमेंट के साथ सॉल रिंग बाहर दिखाता है। वाह, तुम्हारा पहली सॉल रिंग ही 2000 साल की है और दूसरी सॉल रिंग भी देखकर दोनों तीर सॉल बीस्ट भी हैरान रह गया था। उधर पीछे वीर ने जब राशिद के सॉल रिंग के देखे जो उसके लेवल से भी ज्यादा थे, तभी वीर मन में सोच रहा था, वीर पहली सॉल रिंग 2000 की और दूसरी 4000 की है, तो राशिद की तीसरी सॉल रिंग 10,000 साल की होगी। इस श्रेणी में वह दोनों सॉल बीस्ट बिल्कुल सही बैठ रहे थे। वीर तभी बाहर जा रहा था, तभी उसको याद आया कि वीर ने पहले भी इन दोनों सॉल बीस्ट से अपने सॉल रिंग बनाने की कोशिश करी थी। चूंकि वीर तब बेहद कमजोर था, इसलिए यह मौका अब राशिद के पास है। फायर टी रेक्स, तो चले शुरू करते हैं। तुम्हारे लिए अपने सॉल पावर का इस्तेमाल करने की कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ जो पहले इन घेरों से बाहर चला जाता है तो वह हार जाएगा।
इतना बोलकर वह सॉल बीस्ट राशिद की तरफ भाग ही रहा था, तभी राशिद ने अपने अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल किया जिसका राशिद ने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। सॉल स्पिरिट अर्थ एलिमेंट साइज़मिक ब्लास्ट। इसके बाद उस ड्रैगन के नीचे जमीन कांपने लगती है और तभी जमीन फटने लग जाती है। आखिर में फायर टी रेक्स हार मान लेता है। उधर दूसरी तरफ सभी 11 एलिमेंट वाले सॉल बीस्ट राशिद के सामने आ जाते हैं। फायर टी रेक्स, तुम्हारे टाइम एलिमेंट के लिए हमारे साथ कोई सॉल बीस्ट नहीं है, इसलिए वह खाली रह जाएगा। मुझे माफ करना छोटे दोस्त, मैं तुम्हारे ज्यादा काम नहीं आ सका। इतना बोलकर वह टी रेक्स खुद की बॉडी को छोड़ने लगता है और फिर आसपास एक भयानक तूफान आ जाता है जो हर उस सॉल बीस्ट को करना होता है, खुद को कुर्बान करना। थोड़ी देर के बाद उस सॉल बीस्ट की बॉडी हरकत करना बंद कर देती है। सामने खड़े राशिद के पास उसके पास से एक लाल झोंका जाता है जो राशिद के कमर के चारों तरफ गोल गोल होकर घूमता है। वीर राशिद, जल्दी से मेडिटेशन पर बैठ जाओ और उस सॉल बीस्ट की आत्मा को अपने साथ रख लो। साथ में तुम इस सॉल रिंग को भी पूरी तरह अपनी बना लोगे। वीर ने जैसा कहा वैसे ही राशिद करता है और थोड़ी देर के बाद राशिद के पास अपने फायर एलिमेंट में तीसरी सॉल रिंग होती है। राशिद, पिताजी, मैं बाकी के सभी सॉल रिंग भी लेता हूं। आप यहां ध्यान दीजिए कि कहीं कोई बीस्ट मुझ पर हमला न करे। इतना बोलकर राशिद अपनी दूसरी सॉल रिंग अर्थ टी रेक्स को जोड़ने की कोशिश करता है। राशिद ने ये वाली सॉल रिंग भी अपने सॉल रिंग में जोड़ ली। दोनों ऑल रिंग ही हल्के नीले रंग की थी। अगर आप अपनी सॉल रिंग किसी इमोर्टल लेवल को हासिल करने वाले बीस्ट से लेते हो तो आपको हल्के नीले रंग की सॉल रिंग मिलती है। राशिद को अपनी तीसरी सॉल रिंग एक सांप से मिलती है जो 10,000 साल का गहरे काले रंग का स्नैक बीस्ट था। इस सॉल रिंग को अवशोषित करने में राशिद की हालत खराब हो गई थी। अब राशिद अपने चौथी सॉल रिंग के लिए पास के समुद्र के पास जाता है जो एक वाटर एलिमेंट था। वाटर एलिमेंट के लिए उसको गहरे समुद्र में जाना पड़ेगा। जितनी ज्यादा कल्टीवेशन किसी वाटर टाइप वाले बीस्ट की होती है तो वह उतनी ही गहरे पानी में रहता है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 32 5 सोल बीस्ट। जहां राशिद अपने सभी एलिमेंट की तीसरी सॉल रिंग लेने के लिए उस प्लेनेट पर घूम रहा था, वहीं दूसरी तरफ शाहिद राशिद की सभी मंगेतर को संभाल रहे थे। इस वक्त वह एक ऐसी बिल्डिंग में थे जो इस प्लेनेट के तापमान से अलग माहौल बनाए हुए था। इस बिल्डिंग में इंसान को वैसा ही महसूस होता है जैसे वह प्लेनेट ट्रैपिस्टी पर रहते थे। उधर प्रिया मुंह फुलाए बैठी हुई थी। रवीना उसको समझा रही थी कि वह अपने पिता के साथ गया हुआ है तो उसको जैसी सॉल रिंग चाहिए होगी वैसी उसके पिता राशिद को लेने में मदद करेंगे। शाहिद उधर महिमा को ढूंढ रहा था। जब से वो सब इस प्लेनेट पर आए थे महिमा तब से गायब थी। उधर महिमा ऊपर स्पेस स्टेशन पर ही थी क्योंकि उसकी सॉल स्पिरिट पूरी तरह से टूल टाइप सॉल स्पिरिट थी जो इस प्लेनेट पर प्रतिबंधित है। शाहिद को पहले पता नहीं था, तभी देविका उसको बताती है कि क्यों महिमा इस प्लेनेट पर नहीं है। फिर इसके बाद शाहिद को देविका आसपास के सॉल बीस्ट के पास ले जाने को बोलती है। इधर साधारण सॉल बीस्ट की कल्टीवेशन 100,000 साल है जो किसी दूसरे प्लेनेट पर मिलने वाले सॉल बीस्ट से ज्यादा है। उन सभी से अलग कल्याणी को देविका अपने साथ इस प्लेनेट के बर्फीले इलाके में ले जाती है क्योंकि उसकी सॉल स्पिरिट हिम फिनिक्स थी तो उसको सॉल रिंग भी एक्सट्रीम आइस एलिमेंट बीस्ट से लेनी पड़ेगी। उधर शाहिद को सब कुछ समझाने के बाद देविका महिमा को लेकर चली जाती है आर्कटिक इलाके में। वहीं दूसरी तरफ राशिद को अपने 2 एलिमेंट आइस और वाटर एलिमेंट के लिए यही किसी 2 सॉल स्पिरिट की जरूरत थी। उधर दूसरी तरफ 4 सॉल बीस्ट पानी के नीचे छिपकर राशिद को देख रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि राशिद कोई साधारण सॉल मास्टर नहीं है और भविष्य में बहुत महान सॉल मास्टर बनेगा। तभी उन 4 सॉल बीस्ट में से एक बोला, ये लड़का हमारे सॉल रिंग के लिए पूरी तरह से सही है, लेकिन उस आदमी का क्या कर सकते हैं हम? वो हमें परेशानी दे सकता है, हमें उसको भगाना होगा इस लड़के से दूर। उस आदमी के पास भी उस लड़के जैसी ड्रैगन ब्लड लाइन है। तभी एक बड़ा सा सॉल बीस्ट पीछे से चिल्लाता है, तुम क्या करने जा रहे थे? वह आदमी वीर रघुनाथ है। ये बोलने सॉल बीस्ट गॉड लेवल मोसासोरस था। मोसासोरस, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ऊपर जाऊंगा। वह वीर रघुनाथ मुझे जानता है क्योंकि भविष्य में मुझे भी इस लड़के की सॉल रिंग बनना पड़ सकता है। सभी सॉल बीस्ट उस गॉड लेवल बीस्ट की बात मान लेते है और आ जाते हैं उसके साथ ऊपर। वही राशिद अपने पिता के साथ समुद्र में उतरने ही वाला ही था, तभी वीर को पानी में हलचल दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद वीर को दिखाई देता है 5 सॉल बीस्ट, जिनमें से एक उन सब से ज्यादा ताकतवर था, उनकी तरफ बढ़ रहे थे।
वीर ने तुरंत राशिद को पीछे जाने को कहा और खुद लड़ने के पोजीशन में आ गए थे। मोसासोरस, बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ है वीर, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? जान। बड़ी ही पहचानी आवाज सुनकर वीर ने तुरंत अपने हमला करने की पद्धति को छोड़ दिया और सबसे आगे आते हुए सॉल बीस्ट को पहचान लिया था। वीर मोसासोरस, ये तुम हो और तुमने मुझे अभी भी याद रखा हुआ है। मौसा, हाँ मैं तुम। हे, कैसे भूल सकता हूँ, तुमने मुझे आखिरी समय उस समुद्री ड्रैगन से बचाया था जो मुझे खा जाने वाला था। ये लड़का तुम्हारा बेटा है ना? वीर, यह मेरा बेटा है राशिद, इसके पास मेरे से ज्यादा प्रतिभा है, इसने एलिम अर्ट अभी जगाए है जो मैं कुछ ही जगह पाया था। मौसा, हाँ ये मैंने महसूस किया था कि तुम्हारे बेटे के पास तुमसे ज्यादा प्रतिभा है। यह मेरे पीछे 4 सॉल बीस्ट खड़े हैं जो तुम्हारे बेटे के सॉल रिंग बनने के लिए एक खड़े हैं, इनमें 2 वाटर और 2 आइस एलिमेंट के सॉल बीस्ट हैं। तभी राशिद बाहर आता है जो हमले करने के पोजीशन पर था। उसने अपने सभी एलिमेंट को बाहर निकाल रखा था जिसको देखकर वह चारों सॉल बीस्ट दंग रह गए थे। मौसा, 12 एलिमेंट, बापरे, अभी तक तुमने अपने ड्रैगन ब्लड लाइन को अनलॉक नहीं किया है। अगर तुमने ड्रैगन ब्लड लाइन को अनलॉक कर दिया तो तुम्हारी सॉल स्पिरिट भी मल्टी सिस्टम की सॉल स्पिरिट बन जाएगी। लेकिन तुमने अगर ड्रैगन ब्लड लाइन जगाया नहीं है तो वह सुनहरी सॉल रिंग किस लिए थी? राशिद, वह सॉल रिंग टाइम एलिमेंट की वजह से सुनहरी है। उस एलिमेंट के हिसाब से मुझे सॉल रिंग नहीं मिल पा रही थी तो मुझे इसी वजह से सुनहरी सॉल रिंग लेनी पड़ी थी। मौसा, टाइम एलिमेंट, शायद तुम पहले इंसान हो जिसको ये टाइम एलिमेंट मिला है। ऐसे बहुत से एलिमेंट हैं जो सबको नहीं मिलते हैं, तुम्हें टाइम एलिमेंट मिला है तो तुम्हारे गले वंशज को कोई दूसरा एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा। इसके बाद मोसासोरस उसको तैयार रहने को बोलता है ताकि बिना कोई देरी किए राशिद अपने सॉल रिंग अवशोषित कर ले। मौसा, राशिद, तुम अपने तीसरे सॉल रिंग में जो सॉल रिंग लेने वाले हो वह 10,000 साल की होगी, बाकी के 2 सॉल रिंग 30,000 साल की होगी। तुम्हें इन चारों सॉल रिंग को एक साथ लेना होगा। राशिद, 4 साल रिंग, यह मुश्किल होगा मेरे लिए अवशोषित करना। राशिद घबरा भी रहा था क्योंकि 2 सॉल रिंग तब भी ठीक थी लेकिन 4 सॉल रिंग उसके लिए मुश्किल थी। जब ल्यूटन बी पर राशिद ने टाइम एलिमेंट की 3 सॉल रिंग अवशोषित करी थी तब उसकी मरने जैसी हालत हो गई थी। वैसी गलती राशिद नहीं करना चाहता था। मौसा, राशिद, मैं किसी का दिमाग भी पढ़ सकता हूं, तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हारी हालत वैसी हो जाएगी जैसे तुमने 3 सॉल रिंग अवशोषित करी थी, तो ऐसा नहीं होगा। मैं इस के लिए एक फॉर्मेशन बनाऊंगा जिसमें तुम ये 4 सॉल रिंग एक बार में ले सकते हो। उस फॉर्मेशन को क्वाड्रा एंगेज फॉर्मेशन बोला जाता है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 33, क्वाड्रा एंगेज फॉर्मेशन। राशिद, क्वाड्रा एंगेज फॉर्मेशन यह क्या चीज है? मौसा, यह एक तरह का फॉर्मेशन है जहां 4 सॉल बीस्ट को होस्ट के चारों तरफ रखा जाता है। फिर बीस्ट की बॉडी से सॉल रिंग होस्ट के बॉडी में चली जाती है जिसके बाद वह सॉल रिंग उसके बॉडी से जुड़ जाती थी। इसमें सॉल बीस्ट मारता नहीं था, बस अपनी कल्टीवेशन खो जाने की वजह से एक छोटे से बीस्ट में बदल जाती है। इसके बाद सॉल बीस्ट फिर से अपनी कल्टीवेशन की यात्रा दोबारा से शुरू करता है। राशिद को यह चीज बुरी भी नहीं लगी क्योंकि इसमें उसको किसी जानवर को मारे सॉल रिंग मिल रही है। राशिद, मैं तैयार हूं इस फॉर्मेशन से सॉल रिंग लेने के लिए। मौसा, तो तुम्हें मैं कुछ बातें बता देता हूं जो तुम्हें पालन करने होंगे इस फॉर्मेशन के अंदर रहने के बाद। तुम्हें कोई भी आवाज सुनाई दे तो तुम इस फॉर्मेशन के अंदर अपने मेडिटेशन से नहीं उठोगे। इसमें प्रोसेस में सॉल बीस्ट चिंघाड़ सकते हैं क्योंकि उनके बॉडी से उनके सॉल का हिस्सा अलग किया जा रहा है। तुम्हें अपने ऊपर भार महसूस हो सकता है लेकिन तुम्हें अपनी जगह से हिलना नहीं है। राशिद सभी बातें समझ जाता है और हामी में सिर हिलाता है। इसके बाद मोसासोरस ने समुद्र को 2 हिस्से में बांट देता है जिसके सतह के नीचे एक फॉर्मेशन बना हुआ था जिसमें 5 बड़े गोले था। बीच वाले गोले में राशिद को बैठना था और ध्यान लगाना था। बाकी के 4 गोले में वह 4 सॉल बीस्ट बैठने थे। मोसासोरस, राशिद, अब तुम इस फॉर्मेशन के अंदर वाले गोले में बैठ जाओ। उस सॉल बीस्ट की बात सुन कर राशिद सीधा उस फॉर्मेशन के बीच वाले गोले में बैठ जाता है। इसके बाद 2 सॉल बीस्ट आकर एक दूसरे के पैरेलल बैठ जाते हैं। वह दोनों सॉल बीस्ट ही 10,000 साल वाले थे। वह दोनों सॉल बीस्ट शार्क जैसी सॉल बीस्ट थे। उसके बाद उनसे ताकतवर 2 सॉल बीस्ट आते हैं जिनकी कल्टीवेशन 30,000 साल की थी। वह सॉल बीस्ट ओसियन। मोसासोरस, राशिद, अब तुम ध्यान में चले जाओ, मैं फॉर्मेशन चालू कर रहा हूं।
कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने जगह से हिलना नहीं है जब तक सभी सोल रिंग तुम्हारे बॉडी से न जुड़ जाएं। राशिद फिर ध्यान में बैठ जाता है और दूसरे सोल बीस्ट भी सोल रिंग छोड़ने के लिए तैयार थे। फिर मोसासोरस फॉर्मेशन को चालू कर देता है। उसके बाद वह चारों सोल बीस्ट राशिद के आसपास चक्कर लगाते हैं। ये चीज ऐसी लग रही थी जैसे सूरज के चक्कर लगाते हुए प्लेनेट हो। तभी पहले सोल बीस्ट की रिंग उसके बॉडी से बाहर आ जाती है। उस सोल रिंग का रंग नीला है जो सीधा की राशिद के ऊपर मंडरा रहा था। तभी राशिद की वाटर एलिमेंट बाहर आ जाता है और वह सोल रिंग उन सोल रिंग के साथ जुड़ जाता है। फिर उन ताकतवर सोल बीस्ट में से एक के पास सोल रिंग आती है। वह सोल रिंग भी राशिद के पास आ जाती है। अब राशिद की वाटर एलिमेंट रैंक 4 पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद वही चीज उन दोनों आइस एलिमेंट वाले सोल बीस्ट के साथ होता है। उनकी भी सोल रिंग राशिद के आइस एलिमेंट में आ जाती है। इसके बाद राशिद खुद को बहुत ताकतवर महसूस कर रहा था। इसके बाद मोसासोरस ने उस फॉर्मेशन को आखिर में बंद कर दिया था। जब फॉर्मेशन बंद हो गया तो उसने राशिद को मेडिटेट करने ही दिया। कुछ देर के बाद राशिद ने अपनी आंखें खोली और बोला, सोल स्पिरिट आइस एंड वाटर एलिमेंट, आइस एंड वाटर डोमेन। इसके बाद राशिद ने उसी समुद्र के एक बड़े से हिस्से को अपने काबू में रखा हुआ था। तभी मोसासोरस ने अपनी शक्ति छोटी ई इस्तेमाल करी। क्योंकि मोसासोरस बेहद ताकतवर था तो उसके समुद्र पर काबू किया हुआ हिस्सा राशिद के इस हिस्से के बराबर नहीं था। मोसासोरस ने राशिद को उस हिस्से से बाहर निकालकर समुद्र को दोबारा पहले जैसा कर दिया था। मोसासोरस वीर, मैंने यहां से जैसी मदद करनी थी वैसी कर दी है। अब तुम्हें बाकी के सोल रिंग के लिए दोबारा जाना होगा। राशिद के चौथे फायर और अर्थ एलिमेंट के लिए लावा ड्रैगन और माउंटेन ड्रैगन सही रहेंगे। उनकी भी कल्टीवेशन 30,000 साल तक पहुंच चुकी होगी। इतना बोलकर मौसा दोबारा समुद्र के अंदर चला जाता है। राशिद ने जब उस सोल बीस्ट मोसासोरस को करीब से देखा था तो वह डर गया था। उस सोल बीस्ट के आकार के सामने राशिद चींटी के बराबर भी नहीं था। उसका मुंह अकेला पूरे शहर को निगल सकता था। तभी मोसासोरस फिर से समुद्र के ऊपर आता है और कुछ बोलता है। मोसासोरस, राशिद, क्योंकि तुम रैंक 4 के सोल मास्टर तो बन ही जाओगे तो तुम्हें एक सोल वेपन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं तुम्हें एक सोल वेपन देता हूं। ये सोल वेपन उसी समुद्री ड्रैगन का है जिसको वीर ने मुझे बचाने के लिए मार दिया था। ये सोल वेपन मैंने तभी से बचा रख बड़ी ही थी। इसका उपयोग वही कर सकता है जिसके पास काफी सारे एलिमेंट हो, क्योंकि यह सोल वेपन सभी तरह के एलिमेंट का उपयोग करता है। एक बात और राशिद, जब तुम रैंक 8 पर पहुंचकर ग्रैंड सोल मास्टर बनने जाओगे तो मेरे पर आशा दोबारा आना। मैं तुम्हारी 9वीं सोल रिंग बनने के लिए तैयार हूं। मेरे पास वो सभी एलिमेंट है जिसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। इतना बोलकर मोसासोरस दोबारा समुद्र में चला जाता है। तभी वीर राशिद के पास आ जाते हैं और उस सोल वेपन को देखने लगते हैं। वीर, यकीन नहीं होता जिस सोल बीस्ट को मैंने मारा था वह इतने सारे एलिमेंट को उपयोग करता था, इसलिए ही उस सोल वेपन के हिसाब से कोई इंसान नहीं मिल पाया था। लेकिन मेरा बेटा इसके लिए एकदम योग्य है। बेटा राशिद, ये सोल वेपन कोई साधारण सोल वेपन नहीं है। इसमें उस सोल बीस्ट की सोल रिंग भी जरूर है जो तुम रैंक 6 पर पहुंचने पर अवशोषित कर सकते हो। इसके बाद वीर ने राशिद को बताया कि कैसे इस सोल वेपन को कैसे उसके बॉडी से जोड़ा जा सकता है। फिर राशिद ने उस सोल वेपन को अपनी बॉडी से जोड़ लिया। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 34 विंड वैली। राशिद अब अपने विंड एलिमेंट के सोल रिंग के लिए सीधा विंड वैली की तरफ कदम बढ़ाता है। विंड वैली एक खाई जैसा था। इसमें इतनी गहराई थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वीर राशिद, यह विंड वैली है जहां तुम अपने विंड एलिमेंट के लिए 2 सोल बीस्ट चुनने होंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे हिसाब के सोल बीस्ट दिखाऊंगा। इस घाटी में तुम जितना ऊपर जाओगे तुम्हें उतने ही ऊंच एक कल्टीवेशन के सोल बीस्ट मिलेंगे। मेरे पीछे आओ राशिद। इतना बोलकर वीर अपने सोल स्पिरिट से पंख निकालकर हवा में उड़ने लगते हैं। राशिद भी बिना कोई देरी किए अपने पिता के पीछे उसी हिस्से में चला जाता है। जब वह वहां पहुंचे जहां उन्हें 10,000 साल के कल्टीवेशन वाले सोल बीस्ट मिल सकते थे, तभी उन्हें अपने आसपास हवा के झोंके महसूस है। राशिद और वीर दोनों हमले की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे ही एक हवा का झोंका उनकी तरफ बढ़ता है तो राशिद ने सीधा लाइटनिंग एलिमेंट चला दी। जैसे लाइटनिंग एलिमेंट उस हवा के झोंके से टकराता है तो उन्हें एक सोल बीस्ट दिखाई देता है। वीर 10,000 साल का सोल बीस्ट विंड वुल्फ जिसिक। बड़ी ही खासियत है हवा की तरह तेज और हवा का इस्तेमाल करना। राशिद, ये सोल बीस्ट तुम्हारे तीसरे विंड एलिमेंट के सोल रिंग के लिए ठीक है।
लेकिन ये सॉल बीस्ट एक वुल्फ है, तो इधर दूसरे और भी इसके जैसे सॉल बीस्ट भी हो सकते हैं। राशिद ने अपने लाइटनिंग एलिमेंट को उधर हर जगह इस्तेमाल करने लग जाता है। कुछ देर बाद रशीद और वीर को दिखाई देता है वहां वह भेड़िया अकेला नहीं था, उसके साथ 10 और भी थे। फिर अचानक सभी सॉल बीस्ट उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती हैं। फिर वीर अपने ड्रैगन ब्लड लाइन की स्किल ड्रैगन क्लो से उन सभी सॉल बीस्ट को मार गिराते हैं और एक सॉल बीस्ट अपने साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं। राशिद भी पीछे पीछे उधर से निकल जाता है। एक खाली मैदानी इलाके में पहुंचकर राशिद उस सॉल बीस्ट की सॉल रिंग को अवशोषित कर लेता है। अब रशीद को अपने विंड एलिमेंट ताकतवर महसूस हो रहा था। वीर, राशिद, हमें वापस उसी ऊंचाई पर जाना होगा। मुझे लगता है तुम्हारे चौथे विंड एलिमेंट के सॉल रिंग के लिए सॉल बीस्ट मिल चुका है। राशिद, वह सॉल बीस्ट उधर था, मैंने उसको देखा नहीं था। वीर, इस बार तुम मेरे साथ रहना, क्योंकि वह सॉल बीस्ट कोई और नहीं बल्कि इन वुल्फ पैक लीडर है जो इन सभी को कंट्रोल कर रहा था। उसकी कल्टीवेशन भी 30,000 साल की है, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। अब दोनों बिना कोई देरी किए उसी जगह में दोबारा से पहुंच जाते हैं। सब बार उन सभी सॉल बीस्ट ने खुद को नहीं छुपाया था। करीब 50 भेड़िए उन दोनों के सामने खड़े थे और ऊपर एक ऊंचाई पर उन्हें उन सभी का लीडर दिखाई पड़ रहा था। वुल्फ लीडर सॉल बीस्ट ड्रैगन वुल्फ। वह भेड़िया आधा ड्रैगन और आधा भेड़िए जैसा लग रहा था। तभी उस भेड़िए ने चिंघारा, आओ 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 ऊ। इसके बाद सभी छोटे लेवल के भेड़ियों ने हमला शुरू कर दिया, लेकिन इस बार दोनों तैयार थे। राशिद तेजी से टाइम एलिमेंट का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा था। टाइम एलिमेंट सही में बहुत ज्यादा काम की एलिमेंट थी, जिससे राशिद का बहुत समय बच जाता है और उस सॉल बीस्ट के करीब अपने पिता के साथ पहुंच जाते हैं। राशिद और वीर ने बिना कोई देरी किए सर ड्रैगन वुल्फ को वही मार दिया, जिसको देखकर सभी भेड़िए वहां से भाग जाते हैं। उनका लीडर वहां न रहने से वह उधर घूमते नहीं हैं। फिर राशिद उस सॉल बीस्ट को लेकर वहां से अगले मैदानी इलाके में पहुंच जाता है। उधर एक जगह बैठकर राशिद इस सॉल बीस्ट के सॉल रिंग को अवशोषित करने लगता है। ये सॉल बीस्ट खुद को समर्पित नहीं कर रहा था, तो वीर ने उस सॉल बीस्ट को अपने ड्रैगन ब्लड लाइन से दबा दिया। इसके बाद राशिद ने उस सॉल रिंग को अवशोषित कर लिया। तभी राशिद को महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था, तो राशिद चौकन्ना हो गया। थोड़ी दूरी पर एक परछाई दिखाई देती है जो किसी लड़की जैसी प्रतीत हो रही थी। जब वह परछाई थोड़ा आगे आती है तो राशिद देखता है ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिया थी। प्रिया खून से लथपथ और थकी हुई सी आगे बढ़ रही थी। जब उसने राशिद को देखा तो बिना रुके सीधा राशिद की तरफ चली गई। राशिद ने अपने पास से कुछ दवाई प्रिया को दे दी, जिससे उसको कुछ आराम मिले। प्रिया, राशिद, मुझे लगा था तुम अकेले ही अपनी सॉल रिंग के लिए जा रहे हो। मैंने यहाँ अपने लिए एक सॉल बीस्ट चुनी थी, लेकिन वह सॉल बीस्ट बहुत तेज थी। वह मेरी पकड़ से छूट गया और मुझ पर हमला करके मुझे घायल कर दिया। इतना बोलकर प्रिय सीधा राशिद के गले मिल गई। उसने पास में वीर को नजरअंदाज कर दिया था। वीर, खांसते हुए, तुम दोनों का गला मिलना हो गया हो तो मुझे बता सकते हो वह सॉल बीस्ट कहाँ होगा, तो मैं तुम्हें वह सॉल बीस्ट की सॉल रिंग दिला सकूं। तब प्रिया ने शर्मा कर राशिद को धक्का दे दिया। फिर उस तरफ देखी जिधर से आवाज आई थी। उसने देखा उधर राशिद के पिता खड़े थे। अब प्रिया कंफर्ट हो गई थी। प्रिया, मैंने एक पंछी वाले सॉल बीस्ट को चुना था, लेकिन वह हवा की तरह हल्की थी, बार बार मुझसे बचकर भाग रही थी। कृपया आप मुझे वह सॉल बीस्ट की सॉल रिंग लेने में मदद करें। वीर, मैं समझ गया, तुम जरूर 2 एलिमेंट वाले सॉल बीस्ट एमरल्ड बर्ड की सॉल रिंग के लिए गए होगे। वह सॉल बीस्ट सिर्फ 300,000 साल की कल्टीवेशन रखता है, लेकिन उसके पास 2 एलिमेंट विंड और स्पीड है, तो वह और तेज हो आती है। इसलिए ही तुम उसको नहीं पकड़ पा रहे थे और चोट खा बैठी हो। चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए उसको पकड़ लूंगा, लेकिन तुम्हें अभी खुद को ठीक करना होगा ताकि जब हम उस सॉल बीस्ट को लेकर आए तो तुम्हें कोई परेशानी ना हो। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 35 1 वीक लेटर। राशिद को इस प्लेनेट में घूमते हुए करीब एक हफ्ता गुजर चुका था और इन दिनों में राशिद ने अपने सभी एलिमेंट में 4 सॉल रिंग पूरे कर लिए थे। जब राशिद लौटकर आता है तो देविका उसकी हालत देखती है। राशिद के सभी कपड़े जले हुए थे, उसका बाल भी नहीं बचे थे। वह कि जब राशिद के सभी मंगेतर ने राशिद को देखा तो वह पहले उसको पहचान नहीं पा रहे थे, उसको देखकर उल्टा हंस रहे थे। तब देविका बताती है कि यह राशिद है। राशिद की यह हालत उस 30,000 साल के कल्टीवेशन वाले सॉल बीस्ट लावा ड्रैगन के चक्कर में हुआ था। वह एक ऐसा सॉल बीस्ट था जो मोसासॉरस के लेवल तक पहुंच सकता था।
जब राशिद ने उसकी सोल रिंग को अवशोषित किया था तो एक आग से धधकती हुई सोल रिंग आई थी जिसको अवशोषित करने में राशिद की पूरी बॉडी जल गई थी। अब राशिद का सबसे ताकतवर एलिमेंट फायर था, उसके आंखें भी आग जैसी दिख रही थी। फिर सभी मंगेतर उसके ऊपर आ गिरी जिससे राशिद वही जमीन पर गिर गया था। हालांकि महिमा भी उधर आ चुकी थी, उसने अपने सभी सोल रिंग इस प्लेनेट पर आने से पहले हासिल कर ली थी। अब वह रैंक 3 की सोल मास्टर बन चुकी थी। उसके बाद सभी वापस स्पेस स्टेशन पर आ जाते हैं और उधर से सीधा ट्रैपिस्टी पर आ जाते हैं। वह आ से सभी सामान और रोशन को भी लेकर वापस प्लेनेट पृथ्वी की ओर मुड़ जाते हैं। अंतरिक्ष में सब कुछ शांत था। एक दूरी तक जाने के बाद ट्रैपिस्ट का सितारा भी नहीं दिखाई दे रहा था। ट्रैपिस्ट से आने के बाद पर रिया का मन ठीक नहीं था। वह बार बार सलोनी से लड़ पड़ती क्योंकि सलोनी भी राशिद की एक मंगेतर थी। प्रिया सलोनी से इसलिए लड़ जाती है क्योंकि वह एलियन थी। एलियन का इंसान से रिश्ता होना एक अजीब निर्णय था। उधर सलोनी के दिल में भी राशिद के लिए फीलिंग्स जाग चुकी थी। राशिद इन सब से दूर एक कमरे में बेड पर लेटा हुआ था और उसके सिर पर एक गीली पट्टी था। उस पट्टी को देविका बदल रही थी। राशिद, माँ अब मेरी कितनी मंगेतर है, आपने मेरी शादी के लिए इतनी लड़कियां चुन ली है। देविका, अभी एक और बाकी है, उससे तुम अब एकेडमी में मिलोगे। राशिद को अकेले छोड़कर देविका उस कमरे से बाहर चली गई थी। उधर राशिद की भयानक चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थी। शायद यह उस फायर सोल रिंग की वजह से था या फिर उसकी अपनी सोल स्पिरिट इसमें मदद कर रही थी। तभी सोनाली उस कमरे में आती है जो सीधा राशिद के पास आकर बैठ जाती है। सोनाली, तुम ठीक तो हो? मुझे पता है कि तुम उसी सोल बीस्ट की सोल रिंग के लिए गए थे जिससे कोई पंगा नहीं लेता था। वह लावा ड्रैगन एक बड़ा ही क्रूर सोल बीस्ट था। जो कोई सोल बीस्ट गलती से उसके इलाके में आता या तो उसकी सोल रिंग को खुद से जोड़ लेता या फिर उसको मौत से बदतर जिंदगी देता। राशिद को समझ आ गया था कि सोनाली एलियन जरूर थी लेकिन उसको हर एक चीज पता थी। इसके बाद सोनाली राशिद के सिर पर हाथ रखती है और आंखें बंद कर लेत बड़ी ई है। तब राशिद देखता है कि कैसे सोनाली की पूरी बॉडी एक नीले रंग से चमक रही थी। इसके बाद राशिद के घाव ठीक होने लग गए थे। अब राशिद समझ चुका था कि उसके घाव इतने जल्दी कैसे ठीक हो रहे थे। फिर जब सोनाली का बड़ी ही बॉडी ने चमकना बंद कर दिया तो राशिद समझ गया कि सोनाली ने अपनी आज की एनर्जी उसको हील करने में लगा दी है। राशिद, तुम अपनी एनर्जी मुझ पर क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं तो तुम्हें अच्छे से नहीं जानता हूं। फिर सोनाली मुस्कुराते हुए बोली। सोनाली, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरा पूरा परिवार नष्ट हो चुका है। अभी सिर्फ तुम मेरे लिए बचे हो तो मैं तुम्हें कैसे ऐसी हालत में देख सकती हूँ? तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ये सुनकर राशिद का दिल भी पिघल गया था। उसको लगा था सिर्फ वह 5 ही उससे प्यार करती थी लेकिन ये तो उन सभी से आगे चली गई थी। फिर राशिद ने उसको अपने पास बुलाया और सीधा उसको किस कर दिया। राशिद ने उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तभी सामने प्रिया आती है जो दोनों को इतने करीब देखकर कुछ नहीं बोलती। जब उसने देखा कि राशिद के बहुत से घाव जो कल से ज्यादा थे वह ठीक हो चुके थे। प्रिया के लिए इतना जानना बड़ी ही था और उसने सोनाली को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद प्रिया ने दरवाजा नोक कर दिया जिससे दोनों एकदम ही खुद से दूर हो गए। प्रिया, क्या तुम ही सिर्फ राशिद से मिलोगे? हमें भी तो मौका दो, हम भी उसकी मंगेतर है, हम भी भविष्य में राशिद की पत्नी बनेंगे। सोनाली, अब तुम हमारे साथ रह सकती हो और कहीं भी चल सकती हो। मुझे पता है तुमने ही हमारे राशिद के आसपास न होने पर राशिद को ठीक किया है, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तुम एलियन जरूर हो लेकिन तुम्हारे पास भी फीलिंग है जो ये साबित करता है कि तुम हमसे अलग नहीं हो। इसके बाद सभी लड़कियां आकर सोनाली को गले लगाती है। फिर सभी लड़कियां वहां से चली जाती है। अब राशिद वहां आराम कर सकता था। जब वहां कोई नहीं था तो राशिद सो गया था। अब सोनाली रोज आकर राशिद की चोट को हील करने आती थी। देखते देखते राशिद पूरी तरीके से ठीक हो गया था। अब राशिद लेवल 42 तक पहुंच चुका था। उधर दूसरी तरफ वीर भी उन लोगों के साथ प्लेनेट पृथ्वी पर आ रहे थे जब उन्हें पता चला था कि उसके बेटे को भी सोल मास्टर हॉल अपने हॉल में शामिल करना चाहता है। स्पेसशिप में कब 1 महीना बीत गया किसी को पता नहीं चला और सभी प्लेनेट पृथ्वी पर पहुंच चुके थे। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 36 अनएक्सपेक्टेड बैटल। राशिद की स्पेसशिप प्लेनेट पृथ्वी पर उतरती है। फिर राशिद अपने परिवार के साथ उतर जाता है। वहां से सीधा सभी लोग फिनिक्स कबीले में चले जाते हैं। वहां सभी एक दिन के लिए रुकते हैं। उधर जब शलोनी को पता चलता है कि राशिद वापस आ चुका है, वह हर कोशिश कर रही थी ताकि राशिद के करीब जा सके लेकिन कल्याणी की ठंडी आंखें वहीं पहुंच जाती थी।
कल्याणी की चौथी सोल रिंग भी राशिद की जैसी यूनिक रिंग थी। वह सोल रिंग भी एक ठंडी ऑरा छोड़ रही थी और बाकी के सोल रिंग को भी प्रभावित कर रही थी। कल्याणी जब ट्रैपिस्ट प्लेनेट पर गई थी उससे पहले ही कल्याणी ने 3 सोल रिंग हासिल कर ली थी। अगले दिन राशिद अपने सभी मंगेतरों के साथ अकादमी वापस लौट आता है। अकेडमी में अब राशिद को नए स्टूडेंट दिखाई दे रहे थे। उधर दूसरे लड़के जब राशिद को इतने सारे लड़कियों के साथ देखते हैं तो जलन उनको भी हो रही थी। जब सभी को पता चला कि राशिद इस अकेडमी के हेडमास्टर का पोता है तो सभी ने राशिद का रास्ता साफ कर दिया। राशिद को बहुत भूख लग रही थी तो वह अपने सभी मंगेतर के साथ अकेडमी के कैंटीन में चला गया। तभी एक लड़के ने जानबूझकर राशिद को गिराने की कोशिश करी। इसके जवाब में राशिद ने टाइम एलिमेंट से पूरा समय ही रोक दिया। राशिद, मैं किसी से उलझना नहीं चाहता था, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो ठीक है। इतना बोलकर राशिद ने उसको अपने पैर से अड़ा दिया और टाइम को दोबारा शुरू किया। राशिद ने उसके मुंह के बल गिरने की जगह पर एक प्याज का बर्तन रख दिया था। जैसे ही वह लड़का गिरा तो प्याज से उसके आंखें जलने लगती है। खुद को साफ करते हुए उस लड़के ने गुस्से से राशिद को देखा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुंह के बल गिराने की? इतना बोलकर उस लड़के ने सीधा राशिद में ऊपर अपने सोल स्पिरिट गोल्डन टाइगर से हमला कर दिया। इसके जवाब में राशिद ने अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल किया, सोल स्पिरिट अर्थ एलिमेंट सैंडस्टॉर्म। इसके बाद उधर एक रेत का तूफान आ जाता है जिससे उस लड़के को कुछ दिखाई नहीं देता है। काफी देर के बाद राशिद ने अपने सोल स्पिरिट को वापस बुला लिया और आगे बढ़ जाता है। जिस लड़के को राशिद ने रहम करके छोड़ दिया था उसने धोखे से पीछे से हमला कर दिया। तभी वही एक टेबल के सामने एक लड़की बैठकर सब तमाशा देख रही थी। कुछ देर बाद वही लड़की उठी और दोनों के बीच आ गई। ये लड़की थी ली यमातोज। छोटी ईस से राशिद ने बैटल कैप्सूल के अंदर फाइट की थी। ली उस लड़के को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। उस लड़के ने अपने गोल्डन टाइगर को बुलाया, सोल स्पिरिट गोल्डन टाइगर, टाइगर क्लॉ। फिर वह बाघ सीधा राशिद की तरफ जाने लगता है। अब राशिद भी खुद को रोक नहीं पाता है। राशिद ने अपने फायर एलिमेंट को बाहर बुलाया जिसमें 4 सोल रिंग दिखाई दे रही थी। राशिद की चौथी सोल रिंग देखकर तो वह लड़का हैरान था, उसने पहली बार ऐसी सोल रिंग देखी थी। फिर राशिद ने अपनी स्किल का इस्तेमाल किया, सोल स्पिरिट फायर एलिमेंट फायर ब्लास्ट। इसके बाद एक आग का गोला राशिद के पास से निकलकर उस बाघ के आसपास चक्कर काटने लगी। फिर वह गोला और बहुत सा एक छोटे टुकड़े में उस बाघ के आसपास घूम रहा था। तभी बूम बूम, उन आग के गोलों ने उस गोल्डन टाइगर के ऊपर विस्फोट करने लग जाती है। धीरे धीरे वह टाइगर सोल स्पिरिट वहां से गायब हो जाती है और उस लड़के के मुंह से खून निकल आता है। राशिद ने अब और कुछ नहीं किया, वह उस लड़के की भविष्य को खराब नहीं करना चाहता था। इसके बाद राशिद बिना कुछ बोले सीधा प्रिया और बाकी सभी के साथ बैठकर खाना खाने के बाद वहां से निकल जाता है। जब राशिद फिर से अपने कमरे में वापस जा रहा था, पता नहीं इसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा था। राशिद ने पीछे मुड़कर फिर से उसी लड़की को देखता है जो कैंटीन में मिली थी। राशिद आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जैसे उसके पैर वही जम गए थे। फिर वो लड़की सामने आती है और उसके कान में बोलती है, मैं तुम्हारी दूसरे साल की टीचर हूँ, आज तुम्हें छोड़ देती हूँ। अगर तुमने ऐसी गलती दोबारा की तो तुम इस अकेडमी में दिखाई नहीं दोगे। राशिद बात समझ जाता है और वहां से ऐसे निकला जैसे कोई हवा का झोंका। ली तो उसकी परछाई तक नहीं देख पाती है। ली, हमें मैम, ये लड़का सही में टैलेंटेड है, इसने अभी तक किसी को अपना डायरेक्ट टीचर नहीं चुना है। क्यों ना मैं इसको अपना स्टूडेंट बना लूं? लेकिन यह मेरा मंगेतर भी है, इसकी शक्ल को देखकर लग रहा था कि इसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता है। चलो अब क्लास का टाइम हो चुका है। ली भी वहां से ली जाती है। उधर सिर्फ वही लड़का रह जाता है। वह लड़का उठ जाता है और अपना मुंह एक कपड़े में पोंछ देता है। अब उसमें राशिद से लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। उधर राशिद अपने हॉस्टल पहुंचकर अंदर की गर्मी को काबू में करने लग जाता है। राशिद ये सोल रिंग तो सही में बहुत ताकतवर है और वह सोल रिंग अभी भी खुद को डेवलप कर रहा था। इसका मतलब है कि मैं अपनी 5वीं सोल रिंग खुद बना सकता हूँ। 8 वैसे वीर उसी अकादमी में आया हुआ था। वह अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने जब देखा उसका बेटा अभी भी जिंदा है तो उनके आंखों से आंसू तक लग जाते हैं। ये देखकर वीर अपने पिता से गले मिल जाता है। जहां बेटा अपने पिता से मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ इन सबसे अनजान जंगल में एक लड़कियों का समूह था जो किसी चीज पर बात कर रहे थे। उनमें से एक सलोनी थी। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 37 एकेडमी क्लास
वहां से राशिद सीधा अपने क्लास में चला जाता है। उसकी क्लास इस बार दूसरी मंजिल के एक रूम में थी। जैसे जैसे अकादमी में साल बढ़ते जाते हैं तो उनकी क्लास भी वह से ही ऊपर की मंजिल में होंगी। फिलहाल उसको पता चलता है उसका क्लासरूम दूसरी मंजिल की पहले रूम में है। राशिद बिना कोई देरी किए सीधा रूम के अंदर जाने लगता है। तभी उसको एक आदमी सामने दिखाई देता है। आप जर बड़े उरा आज ही अपने क्लास में आए होंगे, तो इस क्लास में जाने से पहले आपको एक पहचान पत्र बनाना पड़ेगा। मेरा नाम अभिषेक है, मैं इस क्लास में सभी का मॉनिटर हूँ। राशिद: हाँ भाई, मैं आज से आया हूँ, तो मुझे पहचान पत्र के लिए क्या करना पड़ेगा? अभिषेक: अगर तुम्हारा पहचान पत्र पहले से बना हुआ है तो वह मेरे पास होंगे। तुम अपना पूरा नाम बताओ, मेरे पास तुम्हारा पहचान पत्र होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर उसके बाद राशिद ने अपना पूरा नाम राशिद रघुनाथ बताया। फिर थोड़ा ढूंढने के बाद अभिषेक को राशिद का पहचान पत्र मिल जाता है। जब अभिषेक राशिद की डिटेल देखता है तो डर जाता है। नाम: राशिद रघुनाथ। क्लास: दूसरा साल। सोल स्पिरिट: गोल्डन डिवाइन ड्रैगन। सोल स्पिरिट रैंक: दिव्य रैंक। ब्लड लाइन: लॉक्ड है। लेवल: एलिमेंटल रैंक 4। सिस्टम: कंट्रोल टाइप: अभिषेक गोल्डन डिवाइन ड्रैगन। तो तुम ही वो लड़के हो जिसके पास दिव्य सोल स्पिरिट है। ठीक है, तुम्हारा सीट नंबर 3 है मेरे बगल में। अगले क्लास से इस पहचान पत्र को अपने साथ लेकर आना, नहीं तो क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बाद राशिद अपना पहचान पत्र लेकर क्लास के अंदर चल आ जाता है और सबसे आगे की सीट पर बैठ जाता है। लेकिन आगे की सीट सिर्फ राशिद को मिली थी। प्रिया, रवीना, महिमा और कल्याणी को पीछे की सीट मिली थी। यहाँ राशिद अपने क्लास में टीचर का इंतजार कर रहा था। उधर हेड मास्टर के रूम में वीर अपने पिता से कुछ बातें कर रहा था। धर्मेंद्र: क्या राशिद तैयार है अपने ड्रैगन ब्लड लाइन को अनलॉक करने के लिए? मुझे पता है कि राशिद ने एक यूनिक सोल रिंग तो जरूर एब्जॉर्ब कर ली हो गी। ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि उसका टैलेंट तुमसे ज्यादा प्रतिभाशाली है, इतना कि वह मुझे भी पीछे छोड़ दे। वीर: पिताजी, राशिद के पास सिर्फ एक यूनिक सोल रिंग ही नहीं बल्कि उसके पास एक टाइम एलिमेंट भी है जो शायद ही किसी के पास होगी। धर्मेंद्र: टटर टाइम एलिमेंट? तभी मैं सोची कि क्यों राशिद के पीछे क्यों सोल मास्टर हॉल पड़े हुए हैं। राशिद के पास सबसे ताकतवर एलिमेंट है, अगर राशिद वहां चला जाता तो उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती। बाकी उनके लिए बड़ी सोल रिंग लेना मुश्किल नहीं था। मुझे लगता है कि अब राशिद के ब्लड लाइन को अनलॉक करने के लिए उस ड्रैगन को बुलाना पड़ेगा। जब वो ड्रैगन अपनी सोल रिंग देने के बाद राहुल से जुड़ जाएगा तभी राशिद की सोल रिंग अनलॉक होगी, जो उसकी अपनी सोल रिंग होगी। उसके लिए उसको किसी सोल बीस्ट को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीर अपने पिता की बात मान जाता है। अगर राशिद 40 साल की उम्र से पहले ग्रैंड सोल मास्टर बन जाता है तो उसके पास असली इम्मोर्टल बनने का मौका रहेगा। वीर खुद इम्मोर्टल जरूर थे, लेकिन उन्होंने इस उम्र के बाद इस मुकाम को हासिल किया था, इसलिए ही उनके पास किसी रैंक वाले इम्मोर्टल की जगह नहीं मिली थी। राशिद क्लास में टीचर के आने का इंतजार कर रहा था। इस बार जिस क्लास में राशिद था उसके पिछले क्लास से बड़ी और स्टूडेंट भी ज्यादा थे। थोड़ी देर के बाद क्लास में टीचर आते हुए दिखाई दे रही थी, जिस पर सभी स्टूडेंट की नजर जा रही थी, लेकिन लड़कों की नजर उधर से हट नहीं रही थी। लड़कियां तो जलन से उस टीचर को देख रहे थे। उस टीचर का फिगर ही ऐसा था जिसको देखकर कोई भी आदमी या लड़का भी नजर ना हटा पाए। बिल्कुल किसी डोल जैसी बॉडी और खूबसूरत चेहरा, जैसे कोई परी हो। अभिषेक बार बार राशिद को पीछे देखने को बोलता है, लेकिन राशिद पीछे नहीं देखता। राशिद अपने मन में सोच रहा था कि प्रिया पीछे कितने गुस्से में होगी, और सोनाली भी वही थी। वह एक एलियन थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। राशिद इतना सोच ही रहा था तभी वह टीचर सीधा आकर राशिद के सामने खड़ी हो जाती है। राशिद के सामने खड़ी होकर वह उसको घूरने लगती है। जब राशिद को अपने सामने किसी के होने का एहसास किया तो उसने अपना सिर उठाकर देखा। जैसे ही राशिद को अपने सामने जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया तो राशिद हैरान रह गया। राशिद: आप राशिद का? सामने ली यामातो खड़ी थी जिससे राशिद आज सुबह टकराया था। ली यामातो: तो तुम ही वो मेरे होने वाले मंगेतर राशिद रघुनाथ। लेकिन मैं तुमसे इधर क्लास में कोई रहम नहीं करूंगी। इसके बाद ली सीधा टीचर स्टेज के सामने खड़ी हो गई और बोलने लगती है। ली, आज सभी को मेरे क्लास में आने के लिए शुक्रिया। मैं आज से आपकी दूसरे साल की क्लास की टीचर हूँ। मैं आपको मार्शल आर्ट्स सिखाऊंगी। मेरे क्लास में कोई मस्ती और चाल आकी नहीं चलेगी। अगर किसी ने मेरी क्लास छोड़ने की हिम्मत करी तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इतना बोलकर ली वापस वहीं पर खड़ी हो जाती है जहां से उसको सभी देख सके। ली, आज आपकी पहली क्लास मार्शल
आर्ट्स की होगी, सभी लोग अपने सोल स्पिरिट के हिसाब से मार्शल आर्ट्स के इस्तेमाल करेंगे। जिन्होंने अपनी ब्लड लाइन को अनलॉक नहीं किया वह मेरे सामने आ जाए। इतना बोलकर राशिद भी उन लोगों के साथ सामने आ जाता है। जब राशिद की ऑरा खुली महसूस करती है तो वह समझ जाती है उसकी ब्लड लाइन कोई साधारण ब्लड लाइन नहीं है। ली, तुम्हारी ब्लड लाइन अभी तक अनलॉक नहीं हुई है, तभी तुम्हें यह बात समझ नहीं आ रही है। राशिद को अभी तक बात समझ में नहीं आती है। वह दोबारा पूछता, तभी उसके दादा और पिता दोनों को अपने पास देखता है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 38 कुराशिना। राशिद, पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वीर, ली यामातो तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अपने बेटे से बात करनी है। गलती से भी अंदर झांकने या फिर सुनने की कोशिश भी मत करना। इतना सुनकर ली यामातो क्लास से बाहर चली जाती है। उसका प्लान ये था कि कैसे राशिद को प्रेम जाल में फंसाया जाए। ली एकेडमी इसलिए ही आई थी ताकि वह उससे शादी कर सके। अब उसके हाथ से यह मौका भी चला गया था। वीर, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, तुम अपनी ड्रैगन ब्लड को अब अनलॉक कर सकते हो। इतना बोलकर वीर ने राशिद को एक टोकन पकड़ा दिया। इस टोकन पर राशिद को एक ड्रैगन की डिजाइन दिखाई देती है। वह टोकन भी एक बिल्कुल शुद्ध ऊर्जा छोड़ रहा था। वीर, राशिद ये टोकन तुम्हें ऐसे जगह ले जाएगी जहां तुम्हें अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट करना होगा। मैं यहां नहीं जाऊंगा, इधर तुम्हें खुद ही अपना ब्लड लाइन अनलॉक करना होगा। एक और बात, इस ली यामातो से दूर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पछताओ। इतना बोलकर वीर और धर्मेंद्र वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ली यामातो दोबारा से अंदर आ जाती है, लेकिन इस बार राशिद उससे बात भी नहीं करना चाहता था। राशिद के पास कोई काम नहीं था तो वो वहां से निकल रहा था, मगर उसके टीचर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने उसके सिर के पीछे मारकर राशिद को बेहोश कर दिया। इसके बाद जब राशिद जागा तो खुद को एक कुर्सी में बंधा पाया। उधर ली यामातो अलग ही ड्रेस में थी, जिसको देखकर राशिद डर गया था। राशिद, ये लड़की बहुत खतरनाक है, तभी तो पिताजी इससे दूर रहने को कह रहे थे। इसके इरादे भी मुझको ठीक नहीं लग रहे हैं। ली यामातो तभी उसके पास आने की कोशिश करती है। वो नशे में धूत थी और अपने हाथ में शराब लेकर आती है। राशिद ने अपना मुंह ही उससे दूर कर लिया। ली यामातो, राशिद अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं हो सकते हो। इतना बोलकर उसने राशिद के सामने ही उल्टी कर दी। राशिद समझ गया कि वह जानबूझकर शराब पी रही है, जबकि वह पीती नहीं है। इससे आगे कुछ भी होता तभी दरवाजा टूटने की आवाज आती है। दरवाजे के पास देविक और उसके बाकी मंगेतर खड़े थे। सोनाली अपने सोल स्पिरिट के साथ खड़ी थी। फिर बिना कोई देरी किए देविका अंदर आती है और अपनी ज्वलंत फिनिक्स की सोल स्पिरिट से ली यामातो के सामने लड़ाई के लिए खड़ी हो जाती है। पीछे से प्रिया आकर राशिद को खोल देती है और उसको बाहर ले जाती है। उसके बाद दोबारा अंदर आ जाती है। देविका, प्रिया इस लड़की की सोल स्पिरिट साकुरा फ्लावर है जो किसी को भी काबू कर सकती है, तो अपना ध्यान मत खोना। इसके बाद देविका अपनी सोल स्पिरिट की स्किल चलती है। उसके आग का रंग नीला था, जो साफ दिखा रहा था कि देविका एक हाई लेवल की सोल मास्टर है। पीछे से प्रिया भी अपने 5 एलिमेंट के साथ हमले के पोजीशन में आ चुकी थी। उसके पास ली यामातो अपनी सोल स्पिरिट का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन सीधा ही उल्टी करके बेहोश हो जाती है। देविका के मुंह से हंसी छूटने वाली थी। इसके बाद उन्होंने ली यामातो को पकड़ के हेडमास्टर को सौंप दिया। तब तक यामातो होश में आ चुकी थी। उसने सामने देखा तो हेडमास्टर उसको गुस्से से देख रहे थे। हेडमास्टर, तुम्हें मैंने एकेडमी में बच्चों को सिखाने के लिए रखा था, न कि किसी को अपने हिस्स अब जो चाहे वो करने को, और तुम वो टीचर नहीं हो जिसको मैंने बुलाया था। वह लड़की यहाँ आ चुकी है जो राशिद की असली मंगेतर है। कुराशिना, अंदर आ जाओ। इसके बाद एक लड़की अंदर आती है जो पूरी जापानी कपड़ों में थी। वो लड़की भला की खूबसूरत थी, जिसके सामने ली यामातो कुछ भी नहीं लग रही थी। कुराशिना, हेडमास्टर आप इसको मुझ पर छोड़ दीजिए, इसकी सजा में डिसाइड करूंगी। कुराशिना को देखकर ली डर गई थी, क्योंकि उसकी सोल स्पिरिट एक घोस्ट टाइप की थी जो किसी को भी टॉर्चर करने के लिए काफी थी। कुराशिना, पापा ने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुम नहीं मानी, अब मुझे ही तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। इतना बोलकर कुराशिना की सोल स्पिरिट ने ली को घेर लिया और वह कहीं गायब हो गई, जिसको देखकर तो हेडमास्टर भी डर गए थे। हेडमास्टर, अब समझ आया कि क्यों ग्रैंडमास्टर जाओ मिंग क्यों कुराशिना से बचकर रहने को कह रहे थे। ये सही में निर्दय है, और वो इसका है, उसको अगर कोई छीनने की कोशिश करे तो उसकी खैर नहीं। इसके बाद कुराशिना वहां से चली जाती है और हेडमास्टर चुपचाप अपना काम करने लगते हैं। हेडमास्टर पीछे से देविका को एक खत लिख देते हैं।
बेटी देविक, तुमने जिस लड़की को राशिद की सुरक्षा के लिए उसकी मंगेतर बनाया था वह सही में बहुत खतरनाक है और समझदार भी। मुझे लगता है कि अब अकादमी शांत नहीं रहने वाली। इस साल बहुत कुछ बदल सकता है। अपना ध्यान रखना देविका। इसके बाद हेडमास्टर वह खत आग में जला देते हैं और वह धुआं हवा में उड़ जाता है और सीधा देविका के पास चला जाता है। उधर जब देविका को ये खत मिल जाता है तो वह बहुत थी, क्योंकि वह लड़की वही थी जिसको सब से पहले उन्होंने राशिद के लिए पसंद किया था, या ये कहें कि बचपन में ही राशिद की उससे सगाई भी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद कुराशिना वापस हेडमास्टर के रूम में आती है। कुराशिना के हाथ में एक डॉल थी जिसमें ली यमातो कैद थी। कुराशिना, हेडमास्टर, इस डॉल में मैंने ली यमातो को कैद कर दिया, लेकिन मुझे इसको वापस भेजना पड़ेगा, इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। हेडमास्टर, ठीक है, मैं अपने एक सॉल मास्टर को भेजता हूँ और जो इसको ले जाकर तुम्हारे मुखिया के पास देकर आएंगे। मैं आज ही भिजवा देता हूँ। इसके बाद कुराशिना अपने क्लास के लिए चली जाती हैं। कुराशिना, राशिद, मैंने तुम्हें अपने बचपन में देखा था और तुम मेरे होने वाले पति हो। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे भूले नहीं होगे। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 39 अनलॉकिंग ब्लड लाइन एंड 1,00,000 ईयर ओल्ड सोल रिंग। उधर राशिद उस टोकन के साथ उस दुनिया में चला जाता है जहां उसके पिता ने जाने को कहा था। उस टोकन से एक रोशनी निकलती है और राशिद को साथ में ले जाकर उस प्लेनेट में चला जाता है जहां वीर रघुनाथ छिपे हुए थे। राशिद देखता है कि जहां वह आया था वह जगह पूरी बर्फ की मोटी चट्टानों से घिरी हुई थी। एक अजीब बात यह थी कि राशिद को वहां ठंड नहीं लग रही थी। तभी राशिद को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। राशिद, आखिर तुम आ गए, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम्हें अपनी ब्लड लाइन जगानी है तो मेरे पास आ जाओ बिना किसी डर के। राशिद सीधा उस आवाज के पीछे जाता है। वह देखता है कि उसके सामने एक ड्रैगन लेटा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो सॉल बीस्ट भी गोल्डन डिवाइन ड्रैगन ही थी। राशिद, वाह, एक सॉल बीस्ट, वो भी गोल्डन डिवाइन ड्रैगन। मुझे लगा था कि गोल्डन छोटी डिवाइन ड्रैगन सिर्फ एक सॉल स्पिरिट होती है। ड्रैगन हर सॉल स्पिरिट जैसी ही सॉल बीस्ट भी पाई जाती है, लेकिन उनकी रहने की जगह अलग होती है। जैसे तुम्हारी सॉल स्पिरिट है, उसके ओलट में दूर अलग ही इस प्लेनेट पर रहता हूं, ऐसे ही तुम्हारी सॉल स्पिरिट है। इसके बाद राशिद को वो ड्रैगन एक तरीका बताता है, उसको अपने सामने फॉर्मेशन बनाने को बोलता है। इसके बाद राशिद के साथ वह ड्रैगन भी बैठ जाता है। राशिद सबसे बड़ एक गोले के बीच बैठा था और ड्रैगन एक अलग गोले में बैठा हुआ था। इसके बाद वह ड्रैगन एक ध्यान की मुद्रा में आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर के बाद राशिद और ड्रैगन जिस फॉर्मेशन के अंदर बैठे हुए थे उसमें रोशनी दिखाई देने कही। राशिद जिस गोले के अंदर बैठा हुआ था वह गोला अब घूमने लग रहा। थोड़ी देर के बाद राशिद के चारों तरफ वह ड्रैगन घूम रहा था, जिससे राशिद समझ गया था कि अब उस ड्रैगन का खून उसके बॉडी में जाने वाला है। अचानक से उस ड्रैगन के पास से एक सुनहरा गोला निकलता है और सीधा राशिद के दोनों आंखों के बीच समा जाता है। राशिद को लगा कि सभी काम आसानी से हो गया, तभी उसके पूरे बदन में दर्द हो रहा था। इतना खतरनाक दर्द जिससे राशिद नीचे गिरने वाला था। गिरते हुए राशिद को किसी ने पीछे से सहारा देकर नीचे नहीं गिरने दिया। जब राशिद ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पिता वीर पीछे ही थे। वीर, राशिद, अपनी पूरी ताकत लगा दो और इस ब्लड लाइन को पूरी तरह से अनलॉक कर लो। तुम्हें खुद ही इस दर्द को सहकर अपनी ताकत बनानी है, मैं तुम्हारी हर राह में मदद नहीं कर सकता। अगर तुमने इस ब्लड लाइन को अनलॉक कर दिया और उस ड्रैगन की पूरी एनर्जी बड़ी ही को अवशोषित करोगे तो तुम्हारे सॉल रिंग भी इवॉल्व हो जाएंगे। इतना सुनकर राशिद, जो अभी किसी अच्छी हालत में नहीं था, उठ जाता है और अपनी ध्यान में बैठ जाता है। उस पोजीशन में राशिद करीब एक हफ्ते तक उसी मोड राह में था। उसको भूख प्यास का कोई ध्यान नहीं था। अगले दिन राशिद की बॉडी धीरे धीरे शांत होने लगती है। अब जब राशिद को देखा जाता है तो ये राशिद पहले वाला राशिद नहीं था। राशिद अब अलग ही तरह की शक्ति को महसूस कर रहा था। जो ताकत उसे उस ड्रैगन से मिली थी तो वह उसके लिए कुछ तो अलग तरह भी ताकत दी। अब राशिद ने बिना कोई देरी किए अपने सभी सॉल रिंग को सामने कर दिया। उसके पास अब अपने सॉल स्पिरिट की अपनी सॉल स्किल भी थी। जब राशिद ने अपने सभी एलिमेंट को बाहर रखा था तभी उन सॉल रिंग में कुछ बदलाव हो रहे थे। फायर एलिमेंट की चारों सॉल रिंग अब रंग बदल रही थी। अब उसकी सभी सॉल रिंग उसके एलिमेंट के हिसाब से हो गई थी। फायर एलिमेंट की सभी सॉल रिंग लाल हो चुकी, वाटर की नीले रंग में, अर्थ एलिमेंट पीले रंग में। राशिद की सिर्फ ताकत ही नहीं बढ़ी बल्कि उसके सॉल रिंग की सभी रिंग में 1,000 साल भी बढ़ चुके थे।
अब राशिद खड़ा होता है और सीधा अपने एकेडमी के कमरे में चला जाता है। जब वह नहाकर बाहर आता है तो वह पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया था। अब वह साधारण सोल मास्टर से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। अपने कमरे से निकल कर राशिद जैसे ही बाहर जाने वाला था तभी वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। राशिद फिर से दोबारा खड़ा हुआ और अपने कमरे में वापस चला गया था। अंदर जाकर बिस्तर पर लेटकर राशिद मन में सोच रहा था, राशिद, मैंने अपनी सारी ताकत उस शक्ति को रोकने के लिए किया था, अगर नहीं भी करता तो मैं मारा जाता। मैंने अपनी ब्लड लाइन वाली सोल रिंग तो देखी ही नहीं। इतना बोलकर राशिद ने अपनी ब्लड लाइन की सोल रिंग को बाहर बुलाया। जब उसमें छोटी ईदा ने सोल रिंग देखी जो बिल्कुल ही बिना रंग की सोल रिंग थी, लेकिन एक चीज राशिद को समझ नहीं आ रहा था कि इसकी ऑरा तो मेरे फायर एलिमेंट से भी ज्यादा है। तभी उसके मन में एक आवाज आई, राशिद, तुमने जो सोल रिंग ड्रैगन ब्लड लाइन में पाई है वो एक यूनिक सोल रिंग है जिसको इस दुनिया में किसी ने अनलॉक नहीं किया होगा। इस सोल रिंग की कल्टीवेशन 1,00,000 साल है जो सिर्फ इमोर्टल ही रख सकते हैं। राशिद को तो अलग ही तरह की जो सोल रिंग मिली थी उसको पाने का सपना बहुत से लोग देखते थे। इस सोल रिंग को इस दुनिया में गॉड लेवल की सोल रिंग बोला जाता है जिसको सिर्फ किसी स्पेशल तरीके से पाया जा सकता था। इसके बाद राशिद ने उस सोल बीस्ट से पूछा, राशिद, आप यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने तो आपको यहाँ नहीं बुलाया, तो ये गलत है। मुझे आपसे पूछना है कुछ ऐसी बात के लिए जो सिर्फ ड्रैगन ब्लडलाइन वाले ही कर सकते हैं। मैं शायद अब अपने खुद की स्किल बना सकता हूँ। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 40 असैसिन। कुछ देर सोचने के बाद वह ड्रैगन बोलता है, ड्रैगन, हाँ, अब तुम अपने हिसाब से अपने एलिमेंट को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक बात और, तुम्हें अपने ड्रैगन ब्लड लाइन की स्किल का इस्तेमाल जब ज्यादा जरूरी ना हो तब तक इस्तेमाल मत करना। ड्रैगन ब्लड लाइन की स्किल खुद दूसरे ड्रैगन सोल स्पिरिट के पास भी नहीं होती है। जब तुमने अपने ब्लड लाइन में पहली सोल रिंग को अनलॉक कर लिया है तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए तुम्हारी पहली स्किल 3 टाइप की है। पहली स्किल ड्रैगन क्लॉ, दूसरी स्किल ड्रैगन फिस्ट, तीसरी स्किल ड्रैगन रॉ। इन तीनों स्किल को कमजोर मत समझना, यह सभी इतनी ताकतवर है कि तुमसे बड़े रैंक 6 के सोल मास्टर को हार मानने पर मजबूर कर सकती हैं। मैं अब आराम करने जा रहा हूं, तुम्हारे सोल से जुड़ने पर मैंने बहुत ज्यादा एनर्जी लगाई है। इतना बोलने के बाद गोल्डन ड्रैगन कहीं गायब हो गया और राशिद भी उस जगह से बाहर आ जाता है। राशिद अभी इस चीज का पता लगाने जा ही रहा था कि कैसे उसके पिता वहां पहुंच गए थे। रूम से बाहर निकलने के बाद राशिद को अपनी सभी मंगेतर सामने दिखाई देती हैं। वह सभी उसको आज एकेडमी से बाहर चलने को बोलती है तो राशिद भी मना नहीं करता क्योंकि उसको भी बाहर घूमने जाने का मन कर रहा था। आधे घंटे के बाद सभी एकेडमी के बाहर थे और पास ही के एक बिल्डिंग पर चले जाते हैं। ये बिल्डिंग सोल मास्टर को हर चीजें उपलब्ध करवाता है। थोड़ी देर घूमने के बाद राशिद अब बाहर आ जाता है क्योंकि उनके हिसाब से कोई चीज वहां नहीं थी। पूरा शहर घूमते हुए उन्हें रात हो जाती है तो सभी वापस लौटने लगते हैं। सभी बाहर रोड पर इंतजार करते तो है लेकिन वहां कोई गाड़ी नहीं आती। फिर तभी एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है। फिर सभी ने राहत की सांस ली। जब गाड़ी पास आए तो उसमें कोई नहीं था, सिर्फ खून से लथपथ जगह दिखाई देती है। राशिद चौकन्ना हो जाता है। फिर सीधा बिना कोई देरी किए सभी भागकर एकेडमी जाते हैं। एकेडमी पहुंचने में अभी आधा घंटे का वक्त लगता। सबसे पीछे राशिद भाग रहा था ताकि अगर कोई भी खतरा आता है तो उसको रोका जा सके। तभी कुछ लोग काले कपड़े पहनकर पीछे आते हुए दिखाई देते हैं। राशिद, जल्द बड़ी ही सभी आगे जाकर मदद वाला सिग्नल जलाओ, कोई न कोई बाहर जरूर आएगा। इतना बोलकर राशिद अब उन लोगों से भिड़ने के लिए तैयार था। सभी ने अपना मुंह ढक रखा था, वह सभी अससासिन थे। फिर राशिद ने सोचा क्यों ना आज मैं दूसरे एलिमेंट का इस्तेमाल करूं जो मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। उसने फिर आइस एलिमेंट का इस्तेमाल किया। सोल स्पिरिट आइस एलिमेंट, आइस स्पीयर। इसके बाद बर्फ के भाले हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं जो इशारा मिलने का इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं। तभी उनमें से एक बोला, आइस एलिमेंट, हमें तो किसी ने यह नहीं बताया था कि यह आइस एलिमेंट भी इस्तेमाल कर सकता है। फिर उसने भी अपने सोल स्पिरिट का इस्तेमाल कर छोटी ईया जो फायर एलिमेंट था, सोल स्पिरिट फायर वुल्फ, स्कॉचिंग फायर। अब राशिद ने इसके बाद अपना एलिमेंट बदल दिया, अर्थ एलिमेंट, रोक थ्रो। इसके बाद बर्फ के भाला के साथ पत्थर के गोले भी करीब उन 10 अस्सासिन पर बरसने लगे जिससे वह सारे घायल हो जाते हैं। यहाँ राशिद इनसे लड़ रहा था, उधर उन लड़कियों के पीछे भी कुछ अस्सासिन भी पड़े हुए थे। एक तो प्रिया को चोट पहुंचाते रह गया तो प्रिया ने गुस्से में आखिर सोल
रिड की स्किल का इस्तेमाल किया। सॉल स्पिरिट विंड एलिमेंट, वायलेंट टॉर्नेडो। इसके बाद एक बड़ा ही तूफान उन सभी अस्सासिन को उड़ा ले जाता है जिससे वह सभी अस्सासी बेहोश हो जाते हैं। सभी लड़कियां अकेडमी के पास पहुंच जाते हैं और वहां एक लाल रंग का धुआं उड़ाते हैं जिसका मतलब है कि कोई स्टूडेंट खतरे में है। दूसरी तरफ राशिद उन सभी अस्सासिन को ऐसे मार रहा था मानो वह सभी उसके पक्का दुश्मन हो। उसने करीब 20 अस्सासी न को गाजर मूली की तरह घायल कर दिया, लेकिन इन अस्सासिन की संख्या कम नहीं हो रही थी। अब आखिर में राशिद ने डार्क एलिमेंट का इस्तेमाल किया। डार्क एलिमेंट, डार्क डोमेन। इसके बाद जितने भी अस्सासिन राशिद को दिखाई दे रहे थे सभी को उसने फंसा दिया। फिर दोबारा से राशिद ने फिर से डार्क एलिमेंट का इस्तेमाल किया। डार्क एलिमेंट, सॉल करप्शन। इसके बाद सभी अस्सासिन डर गए और वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। ये डार्क का एलिमेंट का डरावना स्किल था जिससे किसी भी व्यक्ति को हमेशा के लिए कोमा में डाला जा सकता था। इस स्किल के इस्तेमाल सामने वाले व्यक्ति की पूरी बॉडी करप्ट हो जाती है, इससे सामने वाला कोमा में चला जाता है, यहां तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। ये स्किल हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि राशिद की सॉल स्पिरिट एक दिव्य सॉल स्पिरिट थी, इसलिए ही वह इसका इस्तेमाल कर सकता था। इसके बाद जितने भी अस्सासिन मने थे सभी वही ढेर हो जाते हैं। तभी राशिद के पीछे से हमला आता है तो राशिद को आखिर में अपनी ड्रैगन आर्मर को बुलाना ही पड़ता है। राशिद की ड्रैगन आर्मर अब उसके पूरे बॉडी को घेर सकता है। जब उसने अपनी ड्रैगन ब्लडलाइन को अनलॉक किया था तभी उसकी आर्मर उसकी पूरी बॉडी को घेर लेता है। लेकिन वह अस्सासिन जो राशिद के हमला करने के बाद आए थे राशिद को कोई मौका नहीं दे रहे थे। जो लोग अब राशिद पर हमला करने आए थे उनके सॉल स्पिरिट तेज हमले वाले थे जो राशिद के सामने नजर भी नहीं आ रहे थे। इससे राशिद अपने स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अब राशिद एक बड़े रेंज वाली सॉल स्किल इस्तेमाल करने वाला था जिसका राशिद ने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। यह एक ऐसी स्किल थी जिसमें ये सभी अस्सासिन अपने जान से हाथ धोने वाले थे। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे पॉकेट नॉवल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।